लोग कुंडलियाँ मैच करते हैं शादी करने के टाइम पे। तो अगर लड़की का RH ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो दे शुड प्रेफर कि मेल भी अगर नेगेटिव होगा तो कंपैरेटिवली रिस्क कम रह जाएगा इनफर्टिलिटी फेस करने का। सपोज फैमिली में कोई इश्यूज हैं या आपके करियर एस्पेक्ट पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, इन दैट टाइम अगर आप प्लान करोगे देयर आर चांसेस ऑफ कि आपका मिसकैरेज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। पेरेंटिंग की एज है वो अच्छी एज कौन सी होती है जिसमें हेल्दी बेबी पैदा हो? जो आजकल की जनरेशन है जो 25-28 साल की 30 साल के हैं उनकी दशा क्या है? उनको किस एज में बन जाना चाहिए? बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। खुद की हुई गलतियाँ और फिर डिले जो हमें बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर किसी को थायराइड इश्यूज हैं ना तो उसका अगर कहीं फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, बाकी हार्मोन सही चल भी जाता है ना, तो आपकी यूट्राइन कैविटी में जो ब्लड सप्लाई और वो सब चल रहा है ना, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इतनी वीक रहती है कि वो इम्प्लांटेशन पहली बार तो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे व्हेन यू आर हैविंग थायराइड का इशू, है ना। और अगर इम्प्लांट हो गया तो अबॉर्ट हो जाएगा। जो लैपटॉप कैरी करके बैठते हैं गोद में, उसके बारे में बड़ा सुना है। हाँ, दैट इज़ नॉट अ मिथ, दैट इज़ अ रियलिटी, क्योंकि लैपटॉप बहुत सारी हीट जनरेट करता है। स्पर्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। अच्छा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पर्म डेड हो जाएगा। सपोज फीमेल भी थैलेसीमिया माइनर हुई और मेल भी थैलेसीमिया माइनर हुआ तो उनके केस में 25% चांसेस तो सीधे सीधे हो गए थैलेसीमिया मेजर बेबी होने के। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। आज का जो एपिसोड है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है जो पूरे देश और दुनिया में रहती हैं, कहीं भी किसी कोने में। आपकी उम्र चाहे 14 साल की टीनेज की हो या आपकी एज 60 साल हो, सबके लिए इस पॉडकास्ट में जरूरी जानकारियां हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये पॉडकास्ट फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स की जिनसे वो और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। तो इसी पर बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बिना देर किए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखेंगे वो एक दो डाटा मेरे सामने आया था धर्मेंद्र जी, जब मैं ये पॉडकास्ट के लिए बातचीत कर रहा था और पढ़ रहा था कि इस देश में 30 लाख महिलाएं माँ तो बनने की कोशिश करती हैं पर वो फेल हो जाती हैं। और बांझपन बीते 25 सालों में 25 से 30 सालों में 30% तक बढ़ चुका है। हाँ, ये डाटा जो है ये छोटा मोटा डाटा नहीं, बहुत बड़ा डाटा है। ये बहुत बड़ा डाटा है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ी है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस देश में IVF सेंटर्स बहुत धड़ल्ले से खुल रहे हैं। आप जहां भी सोशल मीडिया पे जाओ, सड़क पर जाओ, IVF सेंटर के भरमार है। एडवर्टाइजमेंट आपको बड़ी मात्रा में दिखेगा और इतना महंगा है, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है कि जो मैंने पढ़ा और समझा कि सिटिंग का एक बार का जो ट्रीटमेंट है 4 से 5 लाख रुपए सिटिंग का खर्चा, एक सिटिंग का। हाँ, ऐसा कहते हैं, बिल्कुल डेटा होगा। और इसीलिए हम ये एपिसोड लेकर आए हैं ताकि जो फीमेल्स की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उसमें इनफर्टिलिटी हो, थायराइड हो, PCOD है, PCOS है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर अच्छे से बात कर सकें और समझा सकें अपने व्यूअर्स को कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अपने गेस्ट का परिचय करवाना चाहूँगा आपसे। डॉक्टर सुखजीत कौर हैं हमारे साथ, जो MD होम्योपैथी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्पेशली पॉडकास्ट वाला के व्यूअर्स के लिए, मतलब आपके लिए, पंजाब से 8 घंटे का ट्रेवल करके दिल्ली आए हैं। बहुत स्वागत है सुखजीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका देने के लिए। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पॉडकास्ट वाला के थ्रू जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम पहुंचा सके। जी ठीक है। सुखजीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है अपना, जो कि बहुत मुश्किल आज के बहुत लोगों के लिए हो गया है, तो उसे 5 कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? 5 कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जब आप बेबी प्लान कर रहे हो? एग्जैक्टली। मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाके बात शुरू करूंगी। बिल्कुल। कि जब
आपके बच्चे की प्यूबर्टी अचीव होती है, आई मीन जब आपकी डॉटर को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, इसका केयर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। बिकॉज मोस्टली हम एज अ डॉक्टर क्लिनिक्स में क्या देखते हैं कि शुरू का 1 से 1.5 साल लगता है पीरियड्स को नॉर्मल में आने में, रेगुलेट होने में। ओके। किसी बच्चे को हो सकता है कि पीरियड्स जब शुरू हुए आने तो लाइक 15-15 दिन में ब्लीडिंग हो रही है और 6 महीने बाद वो रेगुलर हो गया। अच्छा। किसी बच्चे में क्या हो सकता है कि एक बार पीरियड्स आने के बाद 6 महीने पीरियड्स आए नहीं। ओके। ऐसे सिचुएशंस में पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं आजकल, क्योंकि डर सबसे ज़्यादा है हर एक चीज़ को लेके, है ना। वहाँ पे क्या होता है मोस्टली कि आप विदाउट हैविंग एनी पेशेंस आप फटाफट डॉक्टर के पास भागते हो एंड कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जहाँ से एक्चुअली और ज़्यादा इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। तो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर टू कि एटलीस्ट 1 से 1.5 साल जब आपके बच्चे के पीरियड्स शुरू हुए हैं ना, तो उसको रेगुलेट होने का टाइम दीजिए। अगर हाँ 1 से 1.5 साल हो गया अभी भी रेगुलर चल रहा है, देन इट मेक सेंस कि आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और सबसे पहले रीज़न ढूंढना है, फिर ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या है जो जब आप प्लान करते हैं ना, बिकॉज न्यूली मैरिड कपल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको जल्दी बेबी नहीं चाहिए, बट सपोज इवेंचुअली हो गया ऐसे कंसीव, मतलब एक्सीडेंटली जिसको हम बोलेंगे कि यू आर नॉट प्लानिंग फॉर इट बट आप कंसीव कर गए, आप प्रेग्नेंट हो गए, या एक अनप्रोटेक्टेड आपका इंटरकोर्स हुआ तो उसकी वजह से यू आर एट अ रिस्क की प्रेगनेंसी होगी। फटाफट हम भागते हैं आईपिल लेने के लिए, या फिर अगर प्रेगनेंसी आ गई तो हम उसको अबॉर्ट कराने के लिए भागते हैं। इन चीज़ों का बहुत टेरिबल आई विल से इम्पैक्ट आता है आपकी फर्टिलिटी पे। तो दिस इज़ द ब्लंडर विच पीपल आर डूइंग नाउअडेज। ठीक है। आफ्टर दैट जो बेबी प्लान कर रहे हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, आप जब प्लानिंग शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे आप कोई बेसिक टेस्ट नहीं करवाते। जैसे एक एग्जांपल है कि मैंने एक बार पहले भी ये चीज़ बोली थी कि लोग कुंडलियाँ मैच करते हैं शादी करने के टाइम पे। तो अगर लड़की का RH ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो दे शुड प्रेफर कि मेल भी अगर नेगेटिव होगा तो कंपैरेटिवली रिस्क कम रह जाएगा इनफर्टिलिटी फेस करने का। ऐसा होता है? ऐसा होता है बिकॉज एक RH नेगेटिव मदर के अंदर जब RH पॉजिटिव बेबी डेवलप करेगा, ईदर दैट एंड्स इन डिलीवरी, फुल टाइम डिलीवरी, और इट एंड्स इन अबॉर्शन। वो मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से बाद में वो कंसीव नहीं कर पाती। तो ये कितने % केसेस में होता होगा? ये जिसमें भी RH नेगेटिव होगा उसमें होगा ये, अदरवाइज दे हैव टू। हाँ, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आती है। सिंप्लीफाई करके समझाइए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, सपोज मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, तो मेरे लाइफ पार्टनर का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? सर मेल के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं करता। ओके। बिकॉज अगर मेल पार्टनर है, उनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, अगर वो पॉजिटिव के अंदर जा रहा है तो दैट इज नॉट गिविंग एनी anti-RH एंटीबॉडीज। बट अगर कोई नेगेटिव फीमेल है उसके अंदर पॉजिटिव वाला जा रहा है तो वहाँ पे दैट विल गिव anti-RH एंटीबॉडीज। इन दैट सिनेरियो क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स आपको वो एंटीबॉडीज को खत्म करने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ता है, विच इज मैंडेटरी। एंड हेयर वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम एलोपैथी ओनली, क्योंकि होम्योपैथी में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर वो इंजेक्शन आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, देन लेटर ऑन आप कंसीव नहीं कर सकते। इसके बाद दीज आर द बेसिक टेस्ट। तो ये तो शादी से पहले ही हो गया कि आपको पता होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग इज मैंडेटरी, है ना। दूसरी चीज जैसे थैलेसीमिया है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं थैलेसीमिया माइनर या मेजर जो होगा उसको पता है कि मुझे थैलेसीमिया है, बट जो माइनर है उनको नहीं पता होता, बिकॉज थैलेसीमिया माइनर इज ऑलवेज सिम्टमलेस। अच्छा, ठीक है। तो सपोज फीमेल भी थैलेसीमिया माइनर हुई और मेल भी थैलेसीमिया माइनर हुआ, तो उनके केस में 25% चांसेस तो सीधे सीधे हो गए थैलेसीमिया मेजर बेबी होने के। अच्छा, तो दिस टू इज अ बेसिक। क्या होता है थैलेसीमिया मेजर? थैलेसीमिया जिसमें ब्लड ब्रेकडाउन हो जाता है बॉडी के अंदर, बेसिकली एनीमिया हो जाता है। उससे क्या होगा? दैट इज एक्चुअली क्या, थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपके सेल्स का, रेड सेल्स का जो फॉर्मेशन है ना वो डिटीरियोरेटेड होता है और उसमें वो सेल ब्रेकडाउन होता रहता है। तो एवरी 15 to 20 days यू हैव टू गेट द ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड। मतलब खून की अगर वो बेबी हुआ या होगा या नहीं होगा, वो होता है मोस्टली। अगर हो गया तो क्या प्रॉब्लम? अगर वो होगा तो 25% केसेस में पेशेंट विल हैव थैलेसीमिया मेजर, दैट बेबी विल हैव थैलेसीमिया मेजर। ओके, ठीक है। 50% में चांसेस होंगे थैलेसीमिया माइनर होने के। माइनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज फाइन। 25% विल बी कि शायद बिल्कुल ही ना हो। मतलब दिस इज जेनेटिक्स। ऐसे केस देखे हैं, मेरे
परिचित थे, उनके बच्चे को था, मतलब जैसे बैटरी होती है ना आपकी, चार्ज है तो बच्चा अच्छा है, हाँ एग्जैक्ट, और अचानक से वो डल हो जाएगा बिल्कुल, जैसे बैटरी डाउन 15 से 20 दिन में आपका तो आयरन बिल्कुल स्टोर्स down। बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, हाँ। क्योंकि कीलेशन हो रही होती है, मतलब अगर हाँ। बहुत साइंटिफिक उसमें जाएंगे तो वो हाँ। कीलेशन होती है HB की, और उसकी वजह से इवेंचुअली आपका HB डाउन जा रहा होता है, तो यू हैव टू गेट ब्लड ट्रांसफ्यूज्ड बार ये बार, चौथा है ना। पॉइंट हो गया। तो पांचवा, दीज आर द बेसिक टेस्ट कि जो आपको करवाने चाहिए, है ना। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम क्या करते हैं, हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, अब सपोज पीरियड्स रेगुलर नहीं है और आप प्लान करने लग जाओगे, दैट इज़ बैड। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हो, सपोज फैमिली में कोई इश्यूज हैं या आपके करियर एस्पेक्ट पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, इन दैट टाइम अगर आप प्लान करोगे, देयर आर चांसेस ऑफ कि आपका मिसकैरेज होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, या मे बी आप कंसीव कर ही नहीं पाओगे। एंड जितना ज़्यादा स्ट्रेस है, जितना पुअर लाइफस्टाइल है हमारा, है ना, आपका मोस्टली अभी आजकल जैसे कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, तो हमारा कोई सोने उठने का टाइम नहीं है, हमारा कोई खाने का कोई सिस्टम नहीं है ना। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर ओन हेल्थ एट अनदर लेवल, बहुत बुरी तरह से, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, तो अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचुरल कंसेप्शन से भी तो आप उतना ही दूर हो जाते हो फिर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच हैव टू बी टेकन केयर फॉर। अब हम आपके अपने होम्योपैथी पे आते हैं, कोई एक उदाहरण के साथ। आपके पास एक कपल आता है जो 15 साल से मतलब बच्चा प्लान कर रहा है पर हो नहीं रहा है, ओके, ठीक है, उसको IVF से भी बचाना है, पर उसने सारे जितने भी जो भी होते होंगे, IVF होता होगा, चाहे इसके अलावा और भी जिस तरीके से भी वो चाहते होंगे कि हम प्रेग्नेंट हो जाएं, उन्होंने कोशिश की होगी पर वो नहीं हुए होंगे। तो अगर कोई वैसा कपल आपके पास आता है तो क्या स्टेप बाय स्टेप आप बता सकती हैं कि आप क्या प्रोसेस अपनाती हैं ताकि उनके घर में खुशियाँ आ सके? राइट। सबसे पहले तो देखो बेसिक यही रहता है कि हम उनकी ओवरऑल जो उस टाइम तक का जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो चुका है उसको गो थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पाइट कि हम सीधा डायरेक्ट आपको नए टेस्ट लिख के दे दें कि ये सब करवा के लाओ, हमारा प्रोसीजर मेरे क्लिनिक पे यही रहता है कि पहले मैं पेशेंट की पूरी हिस्ट्री मंगवाती हूँ कि आप जब से ट्राई कर रहे हो, जैसे आपने बोला 15 साल से सपोज, है ना, तो 15 साल से अगर एक कपल ट्राई कर रहा है तो उनकी मेल और फीमेल की सारी हिस्ट्री आई गेट, ठीक है, उसको मैं सारे को क्रॉस चेक करूँगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होंगे, नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें ब्लड ग्रुप हम डेफिनेटली देखते हैं, कब से मैरिड हो, कब से ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अब तक क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुके हो, ठीक है, एंड फिर आपके हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, AMH एंटी मलेरियन हार्मोन इज़ देयर, देन टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ देयर, प्रोजेस्टेरोन इज़ देयर एंड प्रोलैक्टिन इज़ देयर। ये 6 मेन हार्मोन्स हैं। इसके साथ में थायराइड प्रोफाइल होती है विच इज़ रिक्वायर्ड, बेसिकली रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये सब टेस्ट करा लिए, इसके साथ हमें पेशेंट का एक तो सोनोग्राफी चाहिए प्रॉपर कि उसका यूट्रस की हेल्थ कैसी है, देन उसका हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी हुआ या नहीं हुआ, दैट इज़ द टेस्ट ऑफ ट्यूब्स, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसका टेस्ट होता है कि कहीं ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है, या उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसमें समटाइम्स बहुत सारे केसेस होते हैं कि ट्यूब्स की TB होती है, ट्यूबरकुलर सैल्पिंजाइटिस होता है, तो दैट टू इज़ अ रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी। या कोई ऐसा भी पेशेंट है जिसमें ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, तो दैट टू वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मेल की साइड पे जाते हैं, तो उसमें बेसिक रहता है कि सीमन एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले। सीमन एनालिसिस में आप काउंट देखेंगे स्पर्म का कितना आ रहा है पर ml, एंड देन उसका मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब जब सीमन एनालिसिस में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो देन वी आस्क फॉर कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कुछ पेशेंट्स में वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी वेन्स एनगॉर्ज हो जाती हैं, उसका स्कैन होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोसील की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड फिर अगर उस पॉइंट तक भी कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा बट द स्पर्म क्वालिटी इज़ नॉट गुड एट एनी एस्पेक्ट, देन व्हाट वी डू इज़ कि हम उनका मेल का भी फिर हार्मोनल एसे करवाते हैं, जिसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन इज़ देयर, और थायराइड भी साथ में, ये सारा फिर उनका भी होता है, ठीक है। और फीमेल के एस्पेक्ट पे एक चीज़ और जो मैं बताऊंगी कि एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, वैसे मोस्टली क्या होता है जब अगर 15 साल से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेके आया है ना, तो उसका सब कुछ हुआ होगा मोस्ट लाइकली, बहुत रेयर होगा कि शायद कोई टेस्ट ना हुआ हो, तो बट स्टिल एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है जिसमें हम एवरी ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्टली 10th डे ऑफ योर पीरियड्स, इसमें हम क्या करते हैं, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए, फीमेल ने मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट किया, उसको हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं, और उससे फिर 10th डे से हम ये वाला स्कैन स्टार्ट करवाते हैं, दैट इज़ ट्रांसवजाइनल स्कैन।
इसमें एवरी ऑल्टरनेट डे चेक किया जाता है कि आपका फॉलिकल कितना साइज ग्रो किया पिछले 2 दिन में। ठीक है। वो हर बार रिपीट होता जाएगा एंड उसमें हम देखते हैं कि किस लेवल पे जाके फॉलिकल रप्चर हुआ। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि नॉर्मली एग रिलीज हो जाएगा बट साइज कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। कोई केस है आपके पास ऐसा ऐसे जो 10 से 15 साल? बहुत सारे केसेस हैं। मैं चाहूंगा कि आप बताएं कोई एक केस, तो क्योंकि उससे व्यूअर्स हमारा कनेक्ट कर पाएगा कि 15 साल अगर वो आपके पास आए होंगे, जब वो कपल अगर आपके पास आया होगा तो निश्चित है कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ वो करके आया होगा, बिल्कुल वो सारे प्रोसेस अपना के आया होगा। तो क्या वो खुशी आप उसके घर में आई? कोई ऐसा केस है? मैं बताती हूँ। ऐसे एक पेशेंट आई थी मेरे पास, तो वो आई तो थी एक्चुअली टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेने। तो बिकॉज जैसे हम लोग होम्योपैथी में हम थ्रू आउट सारा डिटेल पूछते हैं, आपका पूरी हिस्ट्री लेते हैं, तो आई गॉट टू नो कि उनकी मैरिज को 16 साल हो चुके हैं और अभी तक बच्चा नहीं है। तो आई आस्क्ड कि मतलब मेरा जॉनर है, मैं स्पेशली काम करती हूँ इन फर्टिलिटी में, तो व्हाई नॉट टू ट्राई। दे वर लाइक नहीं डॉक्टर साहब, हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, हमारे IVF भी फेल हो चुके हैं, IUIs भी कराए हैं, अगर कंसीव 1-2 बार हुआ भी है तो मिसकैरेज हो जाता है, कंटिन्यू नहीं करती है प्रेगनेंसी। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब आप एक बार मन बनाओ, हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसका एक्चुअली क्या होता था कि ओव्यूलेशन जब होनी होती है ना, मैं वही उसी पॉइंट पे पहले भी आ रही थी, आपने केस पूछ लिया। तो कई केसेस में क्या होता है कि जब आपका एग रिलीज होना था फॉलिकल मैच्योर होके, वो एग रिलीज नहीं होता बट वो बर्स्ट कर जाता है फॉलिकल, एट दैट एंड्स इन हेमरेजिक सिस्ट। बर्स्ट करके ब्लीड कर गया और वो सिस्ट बन गया। सिस्ट इज मतलब हेमरेजिक सिस्ट का मतलब क्या है कि एक कैप्सूल है, एक शेल है जिसके अंदर ब्लड फिल हो गया। अच्छा, ठीक है। तो वो हेमरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी उसका ऐसा सिनेरियो हो रहा था कि उसका हेमरेजिक सिस्ट बन रहा था बट एग नहीं रिलीज हो रहा था, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा था प्रॉपर। प्लस उसकी यूट्रस की लाइनिंग वाज वेरी वीक। 3-4 mm बस इतना ही आ रहा था, जो आइडियली हमें चाहिए 7-8 तक जाएगी तो चांसेस आर देयर कि इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी और वो कैरी करेगी टिल लास्ट टर्म। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ET वीक है तो बहुत जल्दी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको पेशेंट को फिर मैंने धीरे धीरे मतलब आई ट्राइड कन्विंसिंग कि हम करते हैं, करते तो हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इट टुक 6 months, उसके बाद शी कंसीव्ड। अच्छा, ओव्यूलेशन हो गया प्रॉपर। सिम्टम क्या आ रहा था, मतलब आप हैरान होगे सुन के। मेरे को हर दूसरे दिन फ़ोन करके बोल रही है, डॉक्टर सुखजीत मेरे को रोना बहुत आ रहा है। हर दूसरे दिन फ़ोन करके बोल रही है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, आने दो, दिस इज़ नेचुरल, निकल रहा है ना अंदर से, कुछ डिस्चार्जेस हो रहे हैं ना, तो वी कंसिडर दिस इज अ पॉजिटिव साइन इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कि कुछ नेचुरल निकल रहा है अंदर से। बिकॉज हिस्ट्री में क्या था उस पेशेंट की कि उसके पेरेंट्स की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा, ये एक बैगेज था जो वो लेके चल रही थी, जिसका उसने रिएक्शंस नहीं दिए। उसने अपनी सारी लाइफ बड़ी स्ट्रांगली जी, एज अ वेरी स्ट्रांग विल्ड लेडी, है ना। तो रोज मुझे ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन, कभी कभी दिन में 2 बार फ़ोन करके, मेरे को डॉक्टर सुखजीत रोना बहुत आ रहा है। मैं कहा कोई नहीं, रो लो, कुछ नहीं होता, मन खराब हो रहा है, मेरे से बात कर लो। करते करते शी कंसीव्ड, वी वर हैप्पी। बट यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्या हुआ था कि एमनियोसेंटेंसिस एक टेक्निक होती है जिसमें जो बेबी के आसपास लाइकर होता है, लिक्विड होता है, जिसके अंदर बेबी कैरी रहता है यूट्रस के अंदर, तो उसका सैंपल लेके कुछ टेस्टिंग्स होती हैं कि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो आपके बेबी को नहीं है। तो वो एमनियोसेंटेंसिस करते हुए उस बच्चे का राइट हैंड डैमेज हो गया। दिस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस। और वो फिर वापस उसी चीज़ में चली गई थी कि नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है बच्चा, आप ऐसे कोशिश कर रहे हो पर नहीं, अब मतलब मैं नहीं ट्राई करूँगी, है ना। अगेन इट टुक 1.5 year टू कन्विंस हर। तो उस बच्चे को अबॉर्ट किया फिर? उसको अबॉर्ट करना पड़ा बिकॉज मैंने उनको बोला आप सोच लो, हो सकता है शायद ना ही डैमेज हुआ हो, मे बी ऐसे लग रहा हो या कुछ भी USG में, तो मतलब टेक योर टाइम एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, है ना। तो बट नहीं, दे इवेंचुअली सेड कि अगर बच्चे का राइट हैंड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। सही बात है, मतलब हमारी ऑलरेडी एज इतनी ज़्यादा है ना। शी वाज अराउंड 43-44 एट द टाइम जब ये सारा सिनेरियो हुआ था। तो अच्छा, यस, तो फिर आई वाज लाइक एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है, देखो, है ना। तो अबॉर्ट किया, उसके बाद 1.5 साल लगा उसको वापस कन्विंस करने में। आपने फिर से कन्विंस किया? मैंने, मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारती जल्दी से। मतलब मेरे सब पेशेंट्स को ये पता होता है कि जब तक ये खुद नहीं बोल देगी ना कि कुछ नहीं हो सकता, तब तक चलते जाओ, पेशेंस रखो। मतलब दीज आर द काउंसलिंग थिंग्स जो हमारे क्लिनिक में रेगुलर चलती हैं। तो मुझे 1.5 साल लगा सच में उसको कन्विंस करने में। वो मानी, 3 महीने बाद फिर कंसीव हुआ
और वो फिर जो 9 मंथ्स थे, मतलब मुझे अभी ये बताते हुए भी आई गेट गूज बम्स, क्योंकि ये एक अलग केस है मेरी लाइफ का, है ना। तो मतलब वो 9 मंथ्स हमने एक एक दिन भगवान का नाम लेके निकाला है कि जैसे भी करके ये होना, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड ना थ्रू आउट ये चल रहा था कि अगर अभी ये नहीं हुआ, एनी टाइम शी विल बी हैविंग मीनोपॉज एंड सारी स्टोरी खत्म हो जाएगी। आफ्टर दैट शी कैन नेवर बी अ मदर। तो बहुत मतलब ऐसे कह लो कि एक एक दिन करके, एक एक मिनट करके हमने निकाला। मतलब वो तो 45 इयर्स की हो गई होंगी तब। यस। Oh my God. एंड देन शी वाज ब्लेस्ड विद अ डॉटर। उनके हस्बैंड का कॉल आया कि आपकी भतीजी हुई है और आओ और मिलो। मतलब दैट वाज वंडरफुल। बहुत बढ़िया। सुखजीत जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो लाइफस्टाइल है आज का, या जो कपल्स हैं आज के, वो शादी करते हैं, पहले तो करियर में इतना टाइम लगा देते हैं, फिर शादी हो गई तो बोलते हैं पहले घूमते हैं 5-6 साल, अपनी लाइफ, अपनी स्पेस, अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हैं, फिर सोचते हैं कि बच्चे के बारे में देखा जाएगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। करेक्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पेरेंटिंग की एज है, वो अच्छी एज कौन सी होती है जिसमें हेल्दी बेबी पैदा हो, और दूसरा क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए? इसमें हम डाटा पे बात करें या सच पे बात करें? सच पे बात करेंगे। सच पे डेटा बात तो करें। हमारे यहाँ का स्टेटस तो सबसे बड़े झूठ होते हैं। True. तो आप वो बताइए जो ट्रू। मैंने तभी पूछा कि हम डाटा पे बात करें या हम सच पे बात करें। ओनली सच। हाँ। सच पे बात करेंगे तो जैसे ये केस बताया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनको 40 क्रॉस करने के बाद भी नेचुरल कंसेप्शंस हुए हैं और बड़े आराम से हम टिल डिलीवरी लेके गए हैं। ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है, जब एक लड़की का बर्थ होता है ना, तो शी इज बॉर्न विद अराउंड लाइक 3 मिलियन फॉलिकल्स ओवरी में। ठीक है। इवेंचुअली जब आप प्यूबर्टी तक पहुंचते हो तो वो कम हो जाता है काउंट। अच्छा। ठीक है। वो कुछ 1-2 लाख तक चला जाता है। फिर जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होगी, विद एडवांसिंग एज धीरे धीरे एक नॉर्मल पेस पे। अब मैं यहाँ एक चीज बोलूंगी, प्रोवाइडेड आपकी हेल्थ ठीक तरीके से चल रही है तो वो एक पेस पे धीरे धीरे कम हो रहा है। बट अगर आपने बीच में हार्मोनल ट्रीटमेंट्स लिए थे तो आपने अपना फॉलिकल काउंट खुद डैमेज किया। आपका लाइफस्टाइल खराब था, आपने अपना फॉलिकल काउंट खुद डैमेज किया। ठीक है। आप बहुत स्ट्रेस में रहते थे, या मतलब अभी आजकल तो जैसे फीमेल्स भी अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हैं, है ना। इसी लाइफस्टाइल पे पूछा कि जो आजकल की जनरेशन है, जो 25-28 साल की, 30 साल के हैं, उनकी दशा क्या है? उनको किस एज में बन जाना चाहिए? बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। खुद की हुई गलतियां और फिर डिले, जो हमें बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता, और फिर आप भागते फिरते हो। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड ऑफ माय ग्रेजुएशन ना, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम किया है। हम रोज देखते थे कि कपल्स ने MTP किट खाई है। MTP किट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो किट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। आप क्या होता है, कंसीव करते हो, आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते, किट उठाते हो, खा लेते हो। क्लिनिक्स में हमने 15 किट की हिस्ट्री देखी है। 15? यस। एक लेडी, एक लड़की ने, एक लड़की। तो और उसकी हालत क्या होगी? उसकी बॉडी की हालत क्या होगी, आप खुद सोचिए। हमने खुद देखी है। और उस टाइम पे, मतलब दिस इज बैक इन समवेयर 2005-6 की मैं बात कर रही हूँ। 20 साल पहले की बात। यस, मैं तब की बात कर रही हूँ। जो मेरी वो डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट, जिनके पास मैं जाती थी ना, उनका एक ही बात होती थी, मतलब आई वॉज बॉर्न इन द हैंड्स ऑफ दैट लेडी जिनको मैंने ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, कहते सुखजीत, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो ये बच्चे करते हैं। जब आप कंसीव कर जाते हो ना, और आप पहले तो करते हो अबॉर्ट कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए, हमारा पहला बच्चा छोटा है, या अभी हमें करियर बनाना है, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, XYZ जो भी। उसके बाद तुम जगह जगह डॉक्टर्स के, बाबाओं के भी, है ना, मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं कोई कुछ भी बता देता है ना, आप हर जगह के धक्के खाते हो और आपके हाथ में कुछ नहीं आता। These were the words of that gynecologist, जिनके हाथों में मैं पैदा हुई हूँ, और 20 साल पहले की बात है, जिनसे मैंने सीखा है गायनी का काम बहुत सारा। ठीक है। तो आज का सिनेरियो आप देखो, अभी तो मतलब कितना एडवांसमेंट और साथ में हेल्थ का डिटीरियोरेशन साथ में चल रहा है ना, दोनों साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बुरी तरह से। अच्छा, लोग कहते हैं, जो लड़कियां भी हैं चाहे लड़के भी हैं, कि ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, लेकिन उसका कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, तो अपने तरीके से खराब कर तो रहे हैं। अपनी लाइफ अपने हाथ से खराब बना नहीं रहे, एग्जैक्टली खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो अपनी लाइफ खराब ही कर रहे हैं। हमें, मुझे जो पता है, जो हमें पढ़ा या हमें जो बताया गया कि अंडर 30 अगर कोई फीमेल माँ बन जाती है तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्या ऐसा होता है? ये फिर बात वहीं आती है ना कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है
तो आप अगर 40 में भी हो, आपने अगर अपनी हेल्थ की केयर करी है ना टिल 40 रिस्पॉन्सिबली, हाँ, ढंग से खाया है, वर्कआउट्स करे हैं, स्ट्रेस नहीं लिया, टाइम पे सोए हो, सब कुछ तरीके से मैनेज किए, तो आप 40 पे भी यू कैन एंजॉय बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी जस्ट लाइक अ 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल। अच्छा, ठीक है। पर वही अगर आपने बिल्कुल वही जो अपने तरीके से जी के और अच्छे से सत्यानाश करा है अपनी हेल्थ का, तो आप 20 पे भी 40 जैसे हो सकते हो। कि आपको 20 ईयर्स 25 ईयर्स की उस वाले स्लॉट में, जिसको किसी टाइम पे एक्चुअली हेल्दियर कहा जाता था, मतलब एक ये होता था कि 35 से पहले पहले हो जाना चाहिए। मतलब इवन व्हेन आई वॉज मैरिड और मुझे बच्चा पैदा करना था, मुझे प्लान करना था सब कुछ, है ना, तो इवन आई ऑप्टेड फॉर दिस कि हाँ टाइमली वी शुड हैव, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑब्वियसली। बट अभी क्या है कि वही हम खुद तो खराब करते जा रहे हैं, एंड देन वी से कि पता नहीं क्यों हो गया। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर कोई एक्सीडेंटली कंसीव कर जाए, जो न्यू कपल है, और जाके वो मेडिकल स्टोर से कोई दवा लेके खा रहा है, तो वो गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती। बहुत बड़ी गलती कर। अगर आप मैरिड हैं और आप एक्सीडेंटली भी कंसीव कर गए, आपके पास पहले बच्चा नहीं है, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूँगी जिनका फर्स्ट बेबी है, ये गलती मत कीजिए, बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता। नहीं, मेरा तो मानना है कि आप बच्चा है भी तब भी किसी की जिंदगी क्यों लेनी जान। नहीं, आप अगर मैरिड हैं, ऑब्वियसली दिस इज एक्चुअली एक क्राइम। मतलब अगर मैं मतलब मेरे क्लिनिक पे अगर कोई ऐसे कपल आ भी जाए ना कि कंसीव हो गया है और हमें नहीं रखना बच्चा, तो आप होम्योपैथिक कोई मेडिसिन दे दो, आई ऑलवेज आंसर कि सॉरी मैं ये नहीं करूंगी, बिल्कुल नॉट इन माई क्लिनिक। आप किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, आपको नहीं कंटिन्यू करना, बट मेरे क्लिनिक में ये वाली दवाई बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर मैरिड और एक बच्चा है भी 2 साल का 3 साल का, तो आप कैरी करो ना बच्चे को, क्यों किसी की जान लेनी, मेरा मानना है। द पॉइंट इज कि मोस्टली पीपल आर एजुकेटेड, वी आर क्वालिफाइड, हमें समझ है चीज़ों की, हम बच्चे तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। तो जब कंसीव, या तो आप पहले ध्यान रख लो ना कि आपको नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव दैट अनप्रोटेक्टेड, बिल्कुल नहीं हो कंसीव, वो ध्यान रखो। बाद में आप वही, मैंने पहले भी बोला, जैसे आपने गलतियों का पूछा था, तो वही कि आप आईपीएल खाते हो, बाद में आप एमटीपीज, या फिर एक और बहुत बड़ा ब्लंडर क्या होता है समटाइम्स कि कंसीव हुआ, पता चला प्रेगनेंसी है, आपने एमटीपी किट खा ली, बाय चांस दैट वाज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है कि अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे ना, तो एग जो है वो ओवरी से रिलीज हो रहा है, दोनों साइड पे ओवरीज हैं, सेंटर में यूट्रस इज प्लेस्ड, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं जो उसको कनेक्ट कर रही हैं, राइट। तो जब एक प्रोसेस होता है हस्बैंड वाइफ के मीटिंग का, तो उधर से एग आ रहा है ओवरी से, इधर से स्पर्म गया, दैट फर्टिलाइजेशन थिंग हैज टू हैपन इन द फेलोपियन ट्यूब, ओके, टुवर्ड्स द ओवरी, उस एंड पे जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन स्पर्म की मोटिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि वो प्रॉपरली वहां से प्रोपागेट करके और यूट्रस की कैविटी में आए, वो फर्टिलाइज जो एम्ब्रियो बना है, एंड देन इट गेट्स इम्प्लांटेड, कि वहां पे प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। अब बाय चांस एग की क्वालिटी खराब होने की वजह से, या मोस्टली चांसेस होते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी खराब होने की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाया वापस, और वो वहीं इम्प्लांट हो गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, it means not in the natural space but somewhere else the fertilization implantation has been happened, ठीक है। अब वहाँ इम्प्लांट हो गया, आपने एमटीपी किट खा ली, एमटीपी ने फ्लश आउट करना है आपके यूट्रस के कंटेंट को, ओके, वहाँ से वो नहीं निकाल पाएगा, और होगा क्या, आपकी फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट कर सकती है, आपका ओवरी, आपका ट्यूब सब डैमेज हो सकता है, बहुत डेंजरस। एंड पीपल आर डूइंग दीज ब्लंडर्स, इवन मैं कहूँगी वेल क्वालिफाइड पीपल आर डूइंग दीज ब्लंडर्स। कंसीव हो गया ना, सबसे पहले अगर आपने प्रेगनेंसी किट से उससे यूपीटी जिसको हम बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप मिलती है जो, उसे आपने टेस्ट कर लिया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि एट द कंप्लीशन ऑफ 5 or 6 वीक्स एक सोनोग्राफी कराओ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराओ नॉर्मल, जिसमें आपको ये श्योरिटी हो जाए कि वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक तो नहीं है, ठीक है। वंस यू आर श्योर इट इज़ यूट्राइन प्रेगनेंसी, यू कैन गो फॉर एमटीपी किट, अगर आपको नहीं रखना है तो, बिकॉज इवेंचुअली इट इज उनकी अपनी चॉइस, मतलब 4 to 5 वीक तक हम कर सकते हैं। 5 वीक्स के बाद, 5 वीक्स के बाद जो सोनोग्राफी में आएगा वो 5 वीक्स के बाद ही आएगा, ठीक है, जो सैक नजर आएगा ना उसमें, वो 5 वीक्स के बाद। वैसे तो 6 वीक्स पे हम करवाते हैं, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ है कि आपको नहीं कंटिन्यू करनी है, यू वांट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी, तो इट इज बेटर कि अर्लीस्ट पॉसिबल 5 वीक्स कंप्लीट होते ही, 5 वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 काउंट करेंगे जब लास्ट पीरियड शुरू हुए थे, ठीक है।
ठीक। उससे 5 वीक्स काउंट करके एंड आप स्कैन करवाइए, आप ये देखिए कि आपका सैक जो है वो यूट्राइन कैविटी में नॉर्मल जगह पे है। अगर नहीं है वहाँ पे, अगर वो फेलोपियन ट्यूब में, तो सीधा डॉक्टर के पास जाओ। वो अपने तरीके से अलग मेडिसिन, एंड हेयर ओनली एलोपैथी कैन वर्क, हम कुछ नहीं कर सकते अच्छा, उसमें होम्योपैथी वर्क नहीं ना। करता। वी आर वेरी क्लियर ऑन इट। पता है, बीइंग अ होम्योपैथ ना, ये हमें पता होना और पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी है हाँ। कि हमारा जोन क्या है, हम कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते। तो जो आप कह रही हैं, जो अगर वैसी प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए एलोपैथ के पास, अगर एक्टोपिक है तो आपको एलोपैथ के पास जाना पड़ेगा। वो सिर्फ 3 दिन का वेट करते हैं मेडिसिन देने के बाद। और अगर वो कंटेंट जो है फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हुआ वो फ्लश आउट नहीं होता, देन एक माइनर सर्जरी होती है जिससे उसको रिमूव किया जाता है। एंड मोस्टली, मतलब मैं कहूँगी 90% केसेस में ट्यूब निकाल दी जाती है, क्योंकि ट्यूब डैमेज हो जाती है इतने टाइम। तो फिर तो वो भी इनफर्टिलिटी में हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम अगर एक साइड की ट्यूब बची है तो आप 50% प्रोबेबिलिटी तो आपके पास अभी है नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए। मतलब ये परमानेंट कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी यस का। यस यस यस। और फिर भी लोग रिस्क ले। रिस्क Yes. पता नहीं है लोगों को ना। I had a case. This was in 2015, I guess. वो लेडी को कुछ टीबी का इन्फेक्शन हुआ था एंड उसकी दोनों ट्यूब्स डैमेज हो गई थी बिफोर मैरिज, ओह एंड दोज वर रिमूव्ड। अच्छा। शादी से पहले ही ट्यूब्स निकाल दी गई थी। तो अब जब शादी हुई है, आप अब ऐसे पेशेंट को मैं बोलूँ कि तुम्हारा नेचुरल कंसेप्शन करा दूंगी तो मैं गलत हूँ, मैं ब्लंडर बोल रही हूँ, गलत है, हो ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है ना, नेचुरल वे ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो बट उस केस में क्या हुआ था कि उसके पीरियड्स ही बंद हो गए बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड ओवर मेडिकेशन और सब कुछ। तो शी वॉज 28, पीरियड्स बंद हो गए एंड पीजीआई और चंडीगढ़ के 1-2 और डॉक्टर्स को उन्होंने कंसल्ट किया एंड दे वर लाइक देखते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करके एंड इट विल टेक 1 or 1.5 year। अगर आपके पीरियड शुरू होते हैं देन यू कैन बी अ मदर इवेंचुअली, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। तो वो केस स्टडी करके और एग्जैक्टली 45 डेज में विद होम्योपैथिक मेडिसिन उसके पीरियड्स आ गए थे। एग्जैक्टली 45 डेज। मतलब आपने कईयों के घर में खुशियाँ लाई है ना। चलिए, एक प्रॉब्लम और, मैं जब प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो थायराइड का रोल क्या होता है इनफर्टिलिटी में? थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? जितने मैंने आपको इनिशियली हार्मोन्स काउंट किए ना, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन एंड AMH, और ये सब जो रिलीज़ होने हैं, उसके रिलीज़ होने में बहुत बड़ा रोल थायराइड हार्मोन का है। अगर आपका थायराइड हार्मोन, यू आर हाइपोथायराइडिक, जो थायराइड है TSH लेवल है, दैट इज़ ऑन द हायर साइड, जिसकी वजह से T3 T4 है और लो जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का सारा फंक्शनिंग अपसेट हो गया, तो आपके सारे जो फर्टिलिटी को बूस्ट करने वाले हार्मोन्स थे वो सब लोअर साइड पे चले जाएंगे, तो आपकी फर्टिलिटी विल गो डाउन। तो अक्सर देखिएगा कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है, मतलब महिलाएं थायराइड फीमेल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। मतलब हार्डली आप कहो कि मुश्किल से 15-20% मेल मिलते हैं जो थायराइड से सफर कर रहे हैं, बट ज्यादा फीमेल ही है, लेडीज ज्यादा प्रोन है। एग्जैक्टली। और थायराइड में अगर किसी को थायराइड इश्यूज है ना, तो उसका अगर कहीं फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है, बाकी हार्मोन सही चल भी जाता है ना, तो आपकी यूट्राइन कैविटी में जो ब्लड सप्लाई और वो सब चल रहा है ना, आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग इतनी वीक रहती है कि वो इम्प्लांटेशन पहली बार तो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे व्हेन यू आर हैविंग थायराइड का इशू, है ना। और अगर इम्प्लांट हो गया तो अबॉर्ट हो जाएगा। इट हैज टू बी टेकन केयर। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा थायराइड को ना डाउन करके रखना, बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। बैलेंस करने के लिए दवाइयां भी दी जाती है उसी दौरान। दवाई तो लाइफ टाइम खानी पड़ती है। उसका सबसे अच्छा तरीका, किसी को इम्बैलेंस है, जो मैंने सुना और देखा और जाना भी है, एक्सरसाइज। थायराइड की दवाई ये ना वही है कि एलोपैथी की दवाई खाओगे तो वो एक गोली है, उसने 24 घंटे काम करना है। थायरोनॉर्म करके कुछ है। आज गोली खाओगे, वो होम्योपैथ में क्या है फिर आप बताइए। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में ना, कोई 1-2 पेशेंट्स को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं जिसका थायराइड हार्मोन हम नॉर्मल पे नहीं लेके आए और इट्स बीन यस एब्सोल्युटली। मतलब मेडिसिन, और मेरा फोकस ही इसी चीज पे रहता है कि ठीक हो जाओ, दवाई बंद कर दो, फ्री हो जाओ बिल्कुल। तो ये कितने टाइम में हो जाता है? डिपेंड करता है कितना पुराना है, आपने एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करी या नहीं करी, और क्या लेवल है, प्लस सबसे बड़ा आप कितनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। केस टू केस डिपेंड करता है। तो ऐसा भी होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान थायराइड बढ़ जाता है? बढ़ सकता है, यस।
केवल उसी दौरान बढ़ता है फिर वापस वापस भी ठीक हो जाता है। यस, ये भी होता है वो, बिकॉज वो हार्मोन्स की जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसकी वजह से हो जाता है। बीपी भी बढ़ जाता है, बढ़ता है, thyroid भी वो बढ़ वो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी की। तो हम लोग मतलब मेरे क्लिनिक पे हम स्पेशली क्या करते हैं कि सपोज किसी ने इनफर्टिलिटी के लिए कंसल्ट किया या वैसे ही नॉर्मल कंसेप्शन के लिए कंसल्ट किया, तो इनिशियली वी विल वर्क ऑन कि आपका थायराइड हम ठीक करेंगे। अच्छा। बट बाय चांस अगर वो पेशेंट ट्रीटमेंट चलते चलते कंसीव कर गया है और अभी उसका थायराइड लेवल नॉर्मल पे नहीं आया, राइट अवे मैं पेशेंट को बोलूंगी कि साथ के साथ थायराइड की गोली लगवा लो। अच्छा, क्योंकि एलोपैथ अब उसको नई छेड़खानी करनी है। एलोपैथ की गोली हाँ, खाने की। अब गोली ले लो, प्रेगनेंसी ले लो, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे, नॉर्मल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर हम वापस से अपना ट्रीटमेंट शुरू करके आपको नॉर्मल पे लेके आएंगे। तब भी एक अंदाजन आप टाइम बता सकते हैं किस टाइम पीरियड में वो ठीक हो जाती होंगी? 2 महीने में, 3 महीने में भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स। दवाइयाँ छूट जाती हैं? हाँ, ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 15-15 साल हो गए, हर 6 महीने में टेस्ट कराते हैं, सब नॉर्मल है, कभी थायराइड नहीं बढ़ा दोबारा। पेशेंट को जानता हूँ जो 15 साल से दवाइयाँ खा रही हैं। लोग सर 25-25 साल से भी खा रहे खा हैं, रहे हैं। क्योंकि एक दिमाग में बैठ जाता है कि ये गोली लग गई। हाँ। बस यही डिफरेंस है एलोपैथी और होम्योपैथी में, वो गोली लगाते हैं, हम गोली छुड़वाते हैं। सुखजीत जी, हम इनफर्टिलिटी पर बात कर रहे थे, तो कई बार इसके लिए मेल जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी का आपने रीजन क्या देखा, किस वजह से ये डैमेज होती है या कमजोर होती है, और होम्योपैथ में उसको कैसे करेक्ट करते हैं, क्या तरीका है? मोस्टली लाइफस्टाइल अच्छा। सबसे खराब है। मतलब उसमें वो सारे एस्पेक्ट आते हैं, आपका खान पान, आपका अल्कोहल, स्मोकिंग, आपके और इंडल्जेंसेस बहुत होते हैं समटाइम्स, है ना, या आपका स्ट्रेस लेवल है, आपके स्लीप साइकिल्स नॉर्मल नहीं है, सब कुछ मिलके खराब करता है हमारी हेल्थ को। ओके। एंड एक मोस्टली लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि पता नहीं सही है या नहीं है, जो लैपटॉप कैरी करके बैठते हैं गोद में उसके आप। बारे में बड़ा सुना है हाँ, मैंने। दैट इज नॉट अ मिथ, दैट इज अ रियलिटी, क्योंकि लैपटॉप बहुत सारी हीट जनरेट करता है। हाँ। एंड जो मेल टेस्टिकल्स हैं, हाँ। इट इज व्हाई इट इज आउट ऑफ योर एब्डोमेन, इसका रीजन है अच्छा। स्पर्म एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। अच्छा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पर्म डेड हो जाएगा। दैट इज Oh. व्हाई द नेचर हैज मेड इट दिस वे कि टेस्टिकल्स एब्डोमेन के, जब मेल बेबी फीटस होता है ना, जब वो माँ के अंदर होता है, उतना टाइम टिल बर्थ टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर होती हैं, बिकॉज दैट इज नॉन फंक्शनल। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जस्ट बिफोर द बर्थ यू कैन से, वो डिसेंड हो जाती है, स्क्रोटम सैक में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अब स्पर्म जनरेशन और वो सब कुछ इवेंचुअली स्टार्ट होना है, स्ट्रक्चर ग्रो करना है, एंड लेटर ऑन जब आप प्यूबर्टी अचीव करोगे तो सब स्टार्ट होना है। अब अगर वहाँ आप स्क्रोटल एरिया पे रेगुलर अगर हीट जा रही है ना, तो वो डैमेज करेगा। हाँ, लैपटॉप के बारे में बहुत सुना कि नहीं रखना चाहिए। Yes. नहीं आपने देखा होगा कई लोगों को लैपटॉप रखते हैं, वहीं रखते हैं। लोग रखते हैं, यस, बट दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि यू ऑलवेज हैव अ टेबल। आप मतलब या तो टेबल चेयर पे बैठ के काम करो, अगर अदरवाइज आपको लैपटॉप को बेड पे बैठ के काम करना है तो एटलीस्ट यूज अ बेड टेबल एंड कीप इट देयर। अपने लैप में कभी भी नहीं। क्या ये लैपटॉप का फंडा क्या फीमेल्स को भी नुकसान करता है? टू सम एक्सटेंट वी कैन से, बट उतना नहीं। ओके। हाँ, नाम रख दिया गया लैपटॉप। हाँ, तो Yeah. लैब के लिए लैप तो इट इज आप हटा दो। क्रिएटिंग ब्लंडर। हाँ। इट शुड नॉट बी अ टेबल टॉप लैपटॉप। करो, ज्यादा अच्छा है। टेबल टॉप। यस यस। अब एक समस्या पे और आते हैं, जैसे कोई माँ बन गया तो जब वो ब्रेस्ट फीड कराने जाता है तो जो दूध है वो दूध की सप्लाई नहीं होती, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। इस प्रॉब्लम की समस्या, मतलब ये जो समस्या है, ये कैसे दूर होगी? देखो, अगर बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ था तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में बहुत हैवी डोज ऑफ हार्मोन्स दिए जाते हैं। ओके। मतलब व्हाट पेशेंट हैव टोल्ड कि एक दिन में 28 टैबलेट्स खानी पड़ रही हैं और बड़े सारे इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि पिकअप होना है। अभी जैसे हमने वो बात करी थी ना कि एज के साथ कैसे डिटीरियोरेट होता है, तो अगर आपने एक बार आईवीएफ का अटेम्प्ट कराया ना, तो आप एटलीस्ट 1 साल आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, बॉडी एज में? यस यस, बॉडी एज में। हाँ, 1 साल आप एक अटेम्प्ट से आगे बढ़ गए हैं। उतना इंजेक्शंस तो बहुत strong पेनफुल भी होते हैं बहुत। हाँ, तो अभी अगर आईवीएफ से बच्चा पैदा हुआ है तो चांसेस आर कि आपकी बॉडी में सब, मतलब वो जिसको बोलते हैं ना हार्मोनल लोचा बोलते हैं, कि वो केमिकल लोचा हो जाएगा, अच्छा खासा इम्बैलेंस। हाँ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ब्रेस्ट फीड करा पाएगी वो मदर, पॉसिबल ही नहीं है, फीड आएगी नहीं। फॉर दैट वी हैव गुड मेडिसिन्स,
पर समटाइम्स आईवीएफ वाले केसेस में वो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इतना खराब किया पड़ा है कि कैसे करोगे, बॉडी रिएक्ट ही नहीं कर हाँ, पाती है। लेकिन और अगर नॉर्मल जब- है, सिजेरियन हाँ, है, वहाँ अगर मतलब नॉर्मल है, सिजेरियन है, वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मे बी मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मे बी मदर को कई बार निपल पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इनिशियल डेज में, क्योंकि वो एक नया प्रोसीजर है मदर के लिए, एंड बेबी इज ऑल्सो नॉट लर्नड वेल कि कैसे मुझे लेना है फीड, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट फॉर दीज थिंग्स वी हैव वंडरफुल मेडिसिन इन होम्योपैथी। अच्छा या है। हाँ, यस, या कई बार होता है कि मदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है, दैट टू कैन बी अ रीजन कि वो उसका मन ही नहीं कर रहा बच्चे को उठाने का, या वो नहीं फीड कराना चाहती है, या कई बार कई लेडीज के माइंड में यू नो अपने फिगर कॉन्शियस होती हैं बहुत ज़्यादा कि शायद कुछ खराब हो जाएगा, तो आई डू नॉट वांट टू, तो वहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं वैसे केसेस में कि उनको वी जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड दिस इज हेल्दी फॉर यू, क्योंकि आप अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे तो इवेंचुअली यू कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अदरवाइज मिल्क प्रोडक्शन के लिए वी हैव वंडरफुल रेमेडीज एंड दे वर्क। तो वो कितने दिन में वर्क करता होगा? सपोज दैट कोई नॉर्मल किया, कोई सिजेरियन किया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम झेल रहा है, 3-4 बच्चे दिन को में दूध रिजल्ट पिलाना आएगा, वो लाना ही पड़ेगा इतनी जल्दी, क्योंकि आप 10 दिन वेट नहीं नहीं करोगे। कर सकते। अगर आपने 10 दिन वेट किया, बच्चे को अगर बॉटल फीड लेने की आदत पड़ गई तो फिर बच्चा नहीं ब्रेस्ट पिएगा। फीड नहीं लेगा, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है उसके बाद। मतलब 3-4 दिन में ये भी पॉसिबल है यस होम्योपैथ। यस, वो आपसे कंसल्ट कर सकता है अगर ऐसे किसी को कोई प्रॉब्लम है। डेफिनेटली। ठीक है। डॉक्टर, होता क्या है कि जैसे हर तरफ से आदमी एफर्ट करता है, फिर भी अगर नहीं सक्सीड होता तो एक स्ट्रेस होता है दिमाग में, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करें मैनेज? इसके लिए काउंसलिंग सेशंस लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज जितनी हसल हो गई है ना लाइफ में, सब भाग रहे हैं। हाँ, हमें सब कुछ ना ऐसे चाहिए, जो कहते हैं ना सरसों वो तली पे ओवरनाइट हाँ, तली पे सरसों जमाने वाला काम, कि हमें बिल्कुल इंस्टेंटली चाहिए। लोग स्पेशली फर्टिलिटी केसेस में जो पेशेंट्स हैं वो ये नहीं समझते कि आपका 1 मंथ इज जस्ट 1 अटेम्प्ट। थोड़ा तो सब्र रखोगे। और नॉर्मली क्या हो रहा है, अगर मैं मेरे क्लिनिक के डाटा के बारे में डिस्कस करूं, 70-80% पेशेंट वो आ रहे हैं जो जिनके आईवीएफ भी फेल हो चुके हैं। आईवीएफ फेल हो चुके हैं 70-80%? यस, ज़्यादा पेशेंट वो आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इनिशियली ना होम्योपैथी पे यकीन नहीं करते लोगों को नहीं लगता है करते कि हैं, हाँ, प्रॉब्लम fact आ रही है ना फर्टिलिटी की, हाँ। तो कोई बता देगा कि हाँ वो वाले डॉक्टर अच्छे हैं, या वहाँ आईवीएफ सेंटर है, या ऐसा कुछ। मैंने मेरी प्रैक्टिस में ये भी देखा कि 1.5 साल हुई है मैरिज को एक कपल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे वेंट टू एन एलोपैथ, राइट अवे शी सजेस्टेड कि जी आईवीएफ करा लो, कोई टेस्ट नहीं किया। अच्छा, मतलब बड़ी हैरान हुई थी मैं कि ऐसी माल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो आप। देयर इज़ ऑलवेज अ वे, देखो तो कि प्रॉब्लम क्या है। तो राइट अवे आईवीएफ सजेस्ट किया, दे केम टू मी, फर्स्ट मंथ में कंसीव्ड, फिर भी घर वाले नॉर्मली कंसीव्ड फर्स्ट मंथ में। वो मेरे को याद है अभी भी, वो लेडी ना वो लेके आई थी यूपीटी की स्ट्रिप मेरे पास, कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा मैम एक बार आप देख लो। मैं कहा देखो ये पॉजिटिव है, रुको मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। एक मैंने अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब किया, मैं कहा जाके करा के आओ पहले। करवा के आए, उसमें सैक भी आ गया और कार्डियक एक्टिविटी भी आ गई, बच्चे की हार्ट बीट आ गई। मैं कहा अब यकीन हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा? हाँ जी अब तो हो रहा है। उसने आईवीएफ ट्राई किया था? ना नॉर्मल मैं बता रही हूँ, सलाह दी थी करवाने की। गायनेकोलॉजिस्ट ने बिना किसी रीजन के 1.5 साल शादी को हुआ है, अभी ट्राई करने लगे हैं, डॉक्टर बोल रही है आईवीएफ करा लो। बेसिकली क्लिनिक्स क्या है कि सब एक कमर्शियल एग्जैक्टली हाँ, कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत बढ़ चुका है और हम एथिक्स को छोड़ते जा रहे हैं, हम गलत साइड पे चल पड़े हैं। तो क्यों लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आईवीएफ क्यों इतने ज्यादा खुल रहे हैं? इसमें भरमार होते जा रहा है। पेशेंस नहीं है। नहीं, इसमें पेशेंस का क्या रोल है? इसमें पेशेंस का यही रोल है। देखो आप सपोज 30 इयर्स की एज में आपकी शादी हुई है, ठीक है, 4-5-6 साल तो आपने निकाल दिए कि अभी हमने करियर देखना है, अभी हमने फैमिली में एडजस्ट करना है। करते करते 36-37 पे आप जागते हो कि चलो अब ट्राई करते हैं, और खाया पिया भी सब खराब, कभी भी सोए कभी भी उठे, कुछ भी किया, ठीक। अब उस टाइम पे आप प्लान करते हो, नहीं हो रहा, 3 महीने कर लिया, तो वो फैमिली का प्रेशर वो 3 महीने का नहीं है, फैमिली का प्रेशर 6 साल 3 महीने का लगातार, जब शादी हुई जब से। क्योंकि फैमिली को नहीं पता होता मोस्टली कि दे वर नॉट ट्राइंग, या इनका ये चॉइस था कि अभी हमें बेबी नहीं लेना। फैमिली तो जब से शादी होती तभी से तो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना सब लोग, बिल्कुल। या 1-1.5 साल में तो लोग पूछते हैं कि कब।
तो अब वो प्रेशर तो 6.25 साल का आ गया, जबकि आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे थे 3 महीने से, तो वो प्रेशर हैंडल नहीं होता। फिर फटाफट भागते हैं आईवीएफ की तरफ कि इससे पहले हम लेट हो जाएं। जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, ये बहुत खराब कर रहा है। अच्छा, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अगर अब नहीं किया आपने 6 महीने में तो फिर अब नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप से। इट इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट इन, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ मेडिकल साइंस में, आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी काम कर रहे हो, किसी को कुछ भी ऑफर देके बोल दो कि ये आज नहीं किया तो हाथों से निकल जाएगा, तो आई गेस 60-70% पीपल टेंड टू गेट इंक्लाइंड कि हाँ कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या गवा बैठेंगे। ये जो रेस चल रही है ना, इसमें हम भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक और समस्या पे बात करते हैं। छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को भी मैंने देखा है, सुना है कि होता है ये समस्या, एक पीसीओएस और पीसीओडी। सबसे पहले तो ये क्या है, ये मुझे आप समझाइए, और दूसरा इसके सिम्टम्स क्या हैं, और फिर इससे बचा कैसे जाए। राइट, क्योंकि बच्चों में हो रहा है, अब छोटे, मैंने पहले कभी सुना नहीं था, बीते 3-4 सालों में ये नाम सुनने लगा हूँ, पहले कभी नहीं सुना था इसको, तो ये क्यों हो रहा है फिर? रियलिटी इज आज की डेट में एवरी सेकंड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। एवरी सेकंड गर्ल, ये बहुत बड़ा डाटा होगा। यस, एंड इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में, क्योंकि पीसीओडी एंड पीसीओएस में एक्सप्लेन करूंगी क्या डिफरेंस है। बोथ आर कनेक्टेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटिक हिस्ट्री। इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटिक हिस्ट्री से ही आती है। अब जिन लड़कियों के पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, सिंगल पेरेंट में है, तो 30% चांसेस हैं आपको पीसीओडी पीसीओएस के नज़दीक आ गए आप। और जिनमें दोनों साइड पे डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, मतलब मदर और फादर दोनों में, आप 50% नज़दीक आ गए उसके। अच्छा, अब फिर वही कि प्रोवाइडेड आपका लाइफस्टाइल और सब कुछ बहुत अच्छा था ना, तो वो 50% रोल प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबली संभाल के चला। ठीक है, आप कभी हो सकता है कि एक आध सिस्ट बन गया, बट वो निकल जाएगा क्योंकि आप ध्यान रख रहे थे। ठीक है, बट जो आजकल का सिनेरियो है, उसकी वजह से आप बिल्कुल, मतलब यू गेट इनटू इट। अब पीसीओएस क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। अच्छा, तो पीसीओएस इज एक्चुअली कवरिंग द होल बॉडी, जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट में, क्योंकि आपका थायराइड भी अपसेट होगा उसमें, प्लस आपके फेस पे हेयर होंगे, अनवांटेड हेयर, वेट गेन होगा साथ में, इरेगुलर पीरियड्स होंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ठीक है, बट जब हम पीसीओडी की बात करते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अच्छा, सो दैट इज लोकलाइज्ड टू ओवरीज। बट नॉर्मल लोगों को समझाने के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम, कुछ बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क सिर्फ यही होता है कि पीसीओडी इज़ अ माइल्डर वर्जन ऑफ पीसीओएस। ओके, माइल्डर वर्जन ऑफ पीसीओएस। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ के पीसीओएस में चला जाएगा अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लोगे। एंड द ब्लंडर नाउअडेज मेडिकल साइंस में हो रहा है कि हर पीसीओडी के बच्चे को ओसीपीज पे डाला जा रहा है, दैट इज़ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा, 21, क्योंकि पीसीओडी जब होता है ना, तो फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग क्या हो सकता है कि आप पतले ही रहो, आपके पीरियड्स रेगुलर ही रहें, बट मोस्टली क्या होता है, आप ओवरवेट भी हो जाते हैं और आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या स्टेप आता है, क्योंकि सबको ना क्या चाहिए कि ब्लीडिंग होनी चाहिए टाइम पे, अंदर बॉडी के क्या चल रहा है ना, वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमें सिर्फ दिखना ठीक चाहिए सब कुछ। फॉर दैट रीज़न क्या होता है, व्हेन यू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट ना, तो वो आपको ओसीपी पे डालेंगे, मीन्स आपको 21 डेज वो टैबलेट खानी है। आप जब वो बंद कर दोगे, 21 डेज टैबलेट कंप्लीट हो गई, राइट, उसके बाद आफ्टर 7 डेज यू ब्लीड, यू गेट योर पीरियड्स। आपके हार्मोन्स वहीं के वहीं हैं एक्चुअली जो थे। रादर इसका मैं जो एग्जाम्पल देती होती हूँ कि एक नालायक बच्चा है जो मान लो 20% 30% स्कोर कर रहा था। ठीक है, आप कहाँ फोकस करोगे? उसको पढ़ाने में फोकस करोगे या उसको पर्चियां दे के पास कराने में फोकस करोगे? में ऑब्वियसली। पर हम ये कर नहीं रहे, हम पर्ची देते हैं, पास चीटिंग कराते हैं। यस, वी आर ऑप्टिंग दैट वे। वो 21 दिन वाली जो पर्ची है, यस यस यस, एग्जैक्टली। आप क्या करती हैं फिर? मैं क्या करती हूँ, मैं पेशेंट को क्लियरली बोलती हूँ, मेरी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है। आपको पीसीओडी अगर है, पीरियड्स आने को 15 दिन में आए, हो सकता है 6 महीने लग जाए अच्छा, कि पीरियड्स ना आए,
बट आई विल शो यू द रिपोर्ट्स कि आपकी रिपोर्ट्स में बेटर हो रहा है सब कुछ। जो अब नॉर्मेलिटीज़ हैं आई विल शो दोज, वो अल्ट्रासाउंड में भी आ जाएंगी, ब्लड रिपोर्ट्स में भी आ जाएंगी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है। पर सिर्फ पीरियड्स आ जाएंगे उसको आप रिजल्ट मान के अगर चलोगे, होम्योपैथी में कुछ नहीं है। वो जल्दबाजी नहीं कर सकते, वो प्रेशर आप मुझे नहीं दे सकते कि हाँ मुझे तो 15 दिन में पीरियड्स नहीं आए तो फिर मैं दवाई क्यों खा रही हूँ। नहीं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, आपके हार्मोन्स को नॉर्मल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आपके सिस्ट को ठीक कर रहा है ताकि इवेंचुअली यू कैन नेचुरली मेंस्ट्रुएट। तो वो अब 2 महीने में हो जाए, वो 4 में हो जाए, होने को वो 15 दिन में हो जाए। एक चीज़ मेरा यहाँ रह गया, जैसे आपने कहा कि अगर पेरेंट्स में किसी सिंगल को हो तो 30%, yes. दोनों को हो तो 50%। yes. अब हो सपोज दैट पेरेंट्स में सिंगल भी है और डबल भी है, दोनों को है, फिर वो क्या करे, वो क्या प्रिकॉशंस ले? बच्ची मान लो अभी 7 साल की है, 8 साल की है, कल को 12 साल की होगी, कल को 14 साल की होगी, तो फिर क्या करना चाहिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है ना, उसने इवेंचुअली ग्लूकोज को कैरी करके उसको मेटाबोलाइज करना है प्रॉपर। ठीक है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन रिलीज तो हो रही है पर वो अपना फंक्शनिंग नहीं कर पा रही प्रॉपरली। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फीडबैक जाएगा कि ग्लूकोज तो अभी भी है बॉडी में और इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन का लेवल हायर साइड पे जाने शुरू हो गया। ठीक है। अब इसको मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप लो कार्ब डाइट लीजिए, स्पेशली व्हीट अवॉइड करना, मिलेट्स पे आ जाओ, दैट इज गुड। वो बच्चियां जो बच्चे यस मिलेट्स, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, ऐसी लड़कियां कार्बोहाइड्रेट कम लें। एग्जैक्टली, स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स हैं जो मैदे से बना हुआ कुछ भी, फूड जो और जो भी पैकेज्ड फूड है, आप उनसे जितना दूर रहोगे। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर कभी डाइट की एडवाइस लेनी है इस चीज़ के लिए या अदरवाइज भी ना, द बेस्ट थिंग इज़ वो ट्रेडिशनल इंडियन फूड जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे। ये तो सब कहते हैं। यस, वी हैव टू गो बैक टू दैट। मानता नहीं ना कोई। यस, सब पिज्जा बर्गर और एक्चुअली इतना देखो वेस्टर्न लोग है ना जो दे आर कमिंग टू इंडियन थिंग्स, दे आर फॉलोइंग आवर्स बिकॉज दे से कि इंडियन खाना पाना रहना सहना इज द हेल्दीएस्ट अक्रॉस द ग्लोब। पर हम लोगों के दिमाग पे वेस्टर्नाइजेशन इतना हावी हो गया है, हम क्या सोचते हैं कि हमारा स्टेटस खराब होगा अगर हमने नींबू पानी पिला दिया बजाय कोल्ड ड्रिंक पिलाने के। मतलब स्टेटस को पकड़ के चल रहे हो और सत्यानाश कर रहे हो आप, मतलब सब कुछ खराब हो रहा है। खेल रहे हो अपनी हेल्थ के साथ। एक्चुअली दैट इज द ब्लंडर वी आर डूइंग। तो वो बच्चियां आप कह रही हैं कार्ब्स कम लें। यस, कार्ब्स कंट्रोल में मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें। आपको एयरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने, आपको पैकेज फूड नहीं लेना, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आजकल तो बच्चे अकेले पड़े हैं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। बच्चों का स्ट्रेस लेवल, मतलब मैंने क्या नोटिस किया है ना, जब हम लोग छोटे थे ना उस टाइम पे एक चैलेंज होता था पेरेंट्स के लिए कि मुझे अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई देनी है, मुझे उसे कैपेबल बनाना है ना। आज के टाइम में और आने वाले टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है कि आपका बच्चा इमोशनली स्ट्रांग हो कि वो दुनिया में निकल सके बाहर। ये सबसे बड़ा डैमेज हो रहा है। बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है, बच्चों को टीवी देख रहे हैं और खा रहे हैं। मदर समझती नहीं है कि बच्चे ने मना कर दिया तो मुझे उसको नहीं खिलाना है, खिलाते जा रहे हैं। चाहे तो फोन पकड़ तो खा ले, फोन पकड़ के खिलाना तो एक ट्रेंड बन चुका है। एग्जैक्टली। छोटे आपके बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको कब रुकना था। एंड हमारा स्टमक जो है ना वो हमें 2 सिग्नल्स देता है व्हेन यू आर ईटिंग। एक सिग्नल देगा कि फुल, उसके बाद दूसरा सिग्नल देगा कि फुल। अगर आप फिर भी खाते गए ना तो फिर जितना मर्जी खा लो, चुप रहेगा, खाते रहो। दैट इज ओवर ईटिंग। कहाँ लेके जा रही है आपको? मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो आजकल जॉब में जो करियर और पैसा जो है ना उसके चक्कर में टाइम तो दे नहीं पाते, और वो अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं। मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो पैसे से वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो वो खुद को नहीं कर रहे, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं बेसिकली। अगली जनरेशन जो है, अगले 10 साल में सर इस चीज का जो आउटकम निकल के आने वाला है ना वो टेरिबल है, वो और बहुत भयंकर है। हाँ बिल्कुल होगा, मतलब सोच कर लगता है। हाँ, आज अगर आप कहते हो ना कि 30-35% लोग इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 60 क्रॉस करेगा। 60 क्रॉस? यस, इट विल। और उसकी वजह वही लाइफ स्टाइल। लड़कियां भी आजकल ड्रिंक कर रही हैं, पार्टीज अगर ना हो वीकेंड्स में
ना जाएं, रात में 2 बजे ना घूम के आएं, तो चैन नहीं 60% मिलता। तो बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा 10 साल में। जाएगा 10 साल में जाएगा। तो ये IVF सेंटर्स क्यों खुल रहे हैं? आज 2000 खुले हैं, कल 20,000 होंगे। बिल्कुल बहुत तेजी से खोल रहे हैं, हाँ, बहुत तेजी के साथ में, गली गली में खुल रहे हैं। इवन देखो अनमैरिड लड़कियां MTP किट्स खाई जा रही हाँ, हैं, मतलब बहुत प्रेवलेंट common है, है, बहुत बहुत common है प्रेवलेंट डॉक्टर, है। ये। और आप अभी तो आपकी शादी नहीं हुई होती और आप सब कुछ डैमेज तो पहले कर ही चुके हो, ये बहुत कॉमन और हो बाद गया में है। स्ट्रगल करते हैं, हाँ। समझ नहीं आती है। इसके लिए ना ये एडुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तभी जब हमने बात शुरू की थी ना, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, क्योंकि हाँ, एक्चुअली बचपन से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके बच्चे की प्यूबर्टी शुरू होने से कहीं पहले हो जाता है। मुझे तो लगता है कि ये MTP किट जो है, इसको देना भी नहीं चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन किसी। नहीं देना नहीं, चाहिए, नहीं, ओवर द नहीं काउंटर, देना ओवर द चाहिए, काउंटर नहीं होना देना आप चाहिए, धर्मेंद्र जी, actually। मैं बता रहा हूँ, मैं लेकिन ये कोई करेगा नहीं। हाँ। मेरी आंख के सामने अभी कुछ दिन पहले की घटना है ये। हम्म, एक लड़का आया, मेडिकल स्टोर पे था हम्म। मैं अपनी डायबिटीज की दवा ले रहा था। हम्म, लड़का आया, बोला कि भाई दे दो। हम्म। तो उसने पहले जिसके पास मैं ले रहा था उन्होंने मना कर दिया। अच्छा। वो जस्ट बगल वाली दुकान पे गया, वहाँ उसको मिल गया। हाँ। मिलेगी, उन्होंने बोला आराम कि से, डॉक्टर की आराम से। प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, मैं दे दूंगा। हाँ। हाँ। वो चला गया वहाँ से, और जस्ट बगल वाली दुकान पे, बहुत नामी बहुत फेमस दुकान है जो ब्रांडेड है, वो उन्होंने दे दिया। तो वो डॉक्टर के पास एथिक्स थे, उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले के पास ethics थे। बात वही आ जाती है ना। हाँ। और अगर कहीं इसका डाटा निकलता है तो मुझे लगता है MTP किट्स आर बीइंग यूज्ड मोर बाय द अनमैरिड गर्ल्स Yes. एज कंपेयर्ड टू द मैरिड वन। यस, ऑब्वियसली, बिल्कुल आप करेक्ट हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ मुझे थोड़ा जो लगती है पूछने वाला सवाल, कि होम्योपैथ की जो दवा होती है वो हमेशा हम टंग पर देते हैं, जीभ पर। तो ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? बाकी तो ओरल अंदर जाता है, आप खाते हैं तो कैप्सूल। बिकॉज होम्योपैथिक डोजेज आर नॉट द मटेरियल डोजेस। ओके। छोटी छोटी गोलियां हैं, बिल्कुल हाँ। मीठी सी गोलियां, छोटी हाँ। गोलियां, और वो भी सिर्फ बेस है। हम्म, वो गोलियां इज नॉट मेडिसिन। एक्चुअली मेडिसिन होता है जो अल्कोहल बेस है, जो हम उसमें लिक्विड डालते हैं, एंड दैट हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर अ डायनामाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, उसमें क्या मल्टीपल फोल्ड्स एक किसी भी क्रूड मटेरियल की पावर को एनहांस करके उसको मेडिकेशन के लेवल पे लेके जाया गया, राइट। तो जब आप उसको टंग के ऊपर या टंग के नीचे भी, इवन समटाइम्स मैं एडवाइस करती हूँ कि टंग के नीचे डालिए, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं। अच्छा। और मेडिसिन जैसे नर्व एंडिंग्स को टच करेगी तो वो इंस्टेंटली उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इम्पैक्ट करती है। यस, हाँ, तो मतलब नर्व्स के जरिए क्या बाकी नर्व्स body के में? जरिए। तो और भी इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ ओरली होम्योपैथिक मेडिसिन को आप स्मेल भी कर सकते हो। अच्छा। मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको माइग्रेन की, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, तो आई टेल देम कि आपको जो डोज दी है मैंने, इसको शेक करो, पहले स्मेल कर लो अच्छे से। अच्छा। नाक में भी तो बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं ना, हाँ, तो इट विल बिल्कुल। वर्क। पहले स्मेल कर लो और फिर उसको वो कंज्यूम भी नर्व कर से लो। तो ब्रेन तक Yes. लेके जाती हैं आपकी सारी सारा sensitive- सिस्टम ही तो नर्व्स के जरिए काम कर रहा है ना। तो फर्स्ट यू स्मेल इट एंड देन यू कंज्यूम इट। तो वो आपके टंग और आपका ओरल जितना भी नर्व एंडिंग्स है उसने भी काम किया, प्लस आपके नेजल म्यूकोजा के नर्व एंडिंग्स ने भी काम किया। बोथ वे यू गॉट द रिजल्ट, और 15-20 मिनट में सिर दर्द रिलैक्स हो जाता है आराम से। अच्छा। एंड इसकी इवन शुरुआत ही ऐसी हुई थी क्या, जीप पे रखी, यस जिसने भी हनीमैन ना? यस हाँ, डॉक्टर हैनेमन ने हैनीमैन। स्टार्टिंग करी थी उन्होंने ऐसे ही होम्योपैथी की, किया तो था? यस उन्होंने ऐसे ही किया था। अरे वाह। हाँ, हेल्दी प्रूविंग की थी उन्होंने, खुद पे प्रूविंग्स करी हाँ, थी वो उन्होंने। मुझे medicines मैंने की। कहीं Yes, किसी के yes. जरिए बात कर रहे थे तो पता चला था हाँ। कि उन्होंने खुद पे सारे Yes, टेस्ट पे yes, yes. experiment किया। Even it is not just कि नेजल मतलब स्मेल के थ्रू और ओरल के थ्रू, हमारे पैरों की तलियां, हमारे हाथ, ये पोर्शंस, यहाँ पे भी अगर मतलब मैंने जैसे कोमा का पेशेंट भी एक ठीक किया था। कोमा का? यस, उनका केस मतलब ही वाज, आई एम सॉरी, मतलब अभी उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनको एक्चुअली उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट था, एंड बहुत सारे लोग उनको मार के अपनी तरफ से मतलब डेड फेंक के चले गए थे, अनटिल हिज एब्डोमेन, उनका पूरा बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड था, ठीक है। एंड ही वाज ऑन वेंटिलेटर, और उनके ब्रेन में मल्टीपल क्लॉट्स थे। तो वो कॉमेटोज थे उस टाइम पे, जब मुझे उनके एक्सीडेंट के 4-5 दिन बाद पता चला था। एंड आई डिस्कस्ड विद हिज सन कि आई कैन हेल्प इफ ओनली इफ यू ट्रस्ट होम्योपैथी, अदरवाइज तो कुछ बनता नहीं है ना हमारा ऐसे इंटरवीन करने का। तो उनका भैया का मुझे एक ही रिप्लाई था कि देखो तुम्हारे सामने पापा पड़े हैं, 5 दिन से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो जो कर सकती है कर, देखी जाएगी। अब चैलेंज यही कि यहाँ तक तो बॉडी इंजर्ड है, मुंह भी बंद है, ट्रेकियल ट्यूब भी लगी हुई है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, सब कोई वे नहीं है। हाँ। हमने उनके पैरों पे मेडिसिन लगाई एवरी 4 आवर्स विद कॉटन। तलवे पे। अच्छा।
एंड आई रिमेंबर इट वाज 12th of April दैट ईयर जब हमने वो मेडिसिन की डोजेस लगाई थी, एंड 20th को अंकल ने मेरे से खुद बात की थी. ही वाज बैक कॉन्शियस, बिल्कुल ठीक बेटर हो गए थे. उन्होंने मुझे, मतलब वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि अभी ट्रेकियल ट्यूब और वो सब लगा हुआ था. उन्होंने मुझे लिख के बताया कि बेटा मुझे ये दिक्कत अभी आ रही है. अच्छा. एंड विद इन 3 months ही वाज फाइन. अरे वाह, ठीक है. ये तो बहुत बड़ी बात है, कोमा से अगर कोई रिकवर कर जाए. आपको होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए 18-20 साल हो गए. यस. आप क्या ये एज्यूम कर सकती हैं या प्रेडिक्ट कर सकती हैं कि आने वाले 5 साल में इंडिया में कौन कौन सी बड़ी बीमारी या कोई एक बड़ी बीमारी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है और उसको होम्योपैथ के जरिए कंट्रोल अभी से अगर करें तो किया जा सकता है? एक तो इनफर्टिलिटी हमने पहले भी बात की, 60% तक आने वाला है जी. और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं. प्लस अगर ऐड करेंगे तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सब आने वाले हैं. डायबिटीज़ सब खत्म हो जाएंगी, छोटी बीमारियां, ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं. अब देखो खांसी जुकाम बुखार हम होने कहाँ देते हैं, हम होने ही नहीं देते. नहीं होने देते. फीवर आया, आधे घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन रोक दिया. वो गलत. कफ कोल्ड हुआ, हमने रोक दिया. सब कुछ अंदर रोक रहे हो, नॉर्मल रिएक्शंस नहीं आने दे रहे बॉडी के. गलत है. घर के अंदर अगर सपोज कुछ इंसेक्ट्स आ जाएं, आप उसको वहीं मार के वहीं पड़ा रहने दोगे, वहीं घूमते रहने दोगे, या उसको घर से बाहर करोगे? घर से बाहर करेंगे. आंसर इज देयर. पर हम क्या करते हैं, खांसी जुकाम बुखार हुआ, कुछ भी, हम निकलने ही नहीं दे रहे उसको. लूज मोशन हुआ, वॉमिटिंग्स हुई, हम निकलने ही नहीं दे रहे. फटाफट दवाई दे दो. तो ये तो चलन बन चुका है घर में. यस. तो क्योंकि हम छोटी बीमारियों को होने ही नहीं दे रहे, बड़ी बीमारियां आ रही हैं. कैंसर आ रहा है. क्यों बढ़ गया कैंसर इतना ज़्यादा? इसी वजह से. डायबिटीज़ और ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम खुद अगेंस्ट द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी काम कर रहे हैं. हम खुद डैमेज कर रहे हैं अपनी बॉडी को. तो आपका क्या, कैसे फिर इसको सही किया जाए? ये तो समस्या हो गई. समाधान क्या है? छोटी सी चीज़ देखो, देखो हमारी बॉडी में एक डिफेंस लाइन है, इम्यूनिटी है, इज़ देयर. ठीक है. एक बच्चा जब पैदा होता है ना, अगर वो हेल्दी, मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी से वो बच्चा पैदा हुआ है और उसकी फैमिली में कोई ऐसे कोई एलर्जी वाली या कोई हिस्ट्री वो कैरी नहीं कर रहा, तो वो बच्चा एक बहुत अच्छी खासी इम्यूनिटी लेके पैदा होता है. वहाँ पे सबसे पहले तो हम इंजेक्शंस लगवा देते हैं इतने सारे. वो तो लगाते ही हो, तो लिख के. वैक्सीनेशन जो बता रही हैं आप? मैंने मेरे बच्चों को नहीं लगवाई. नहीं लगवाया? BCG DPT, दैट्स इट. मेरे पास तो पूरी लिस्ट है अभी भी पड़ी हुई. यस. बैलेंस है. पीपल फॉलो एंड दैट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट नॉर्म्स. मैं आउट ऑफ द वे बोल रही हूँ, बट मेरे बच्चों को DPT BCG के अलावा कुछ नहीं लगा. वो तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं. यस. बट दोज आर नॉट रिक्वायर्ड एंड वी हैव अ वेरी बिग होम्योपैथिक कम्युनिटी जिनके बच्चों को किसी को भी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है. अच्छा. एंड एवरी किड इज़ हेल्दी. तो बच्चा इतनी अच्छी इम्यूनिटी लेके पैदा होता है. जितनी बार आप एंटीबायोटिक दे रहे हो ना, उतनी बार आप उसकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहे हो. उस इंजेक्शन में भी एंटीबायोटिक होते हैं? नहीं, उनमें नहीं होते एंटीबायोटिक्स. उसमें हम क्या, वो ट्रिगर शॉट्स होते हैं जिसमें हम मोस्टली लाइव वैक्सीनेशन होती है, जो वो वैक्सीनेशंस देते हैं कि नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करी जाती है. बट इवेंचुअली आप जब बड़े हो जाओगे, कभी अगर आप एनकाउंटर करोगे और आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लिए थे, तो योर बॉडी विल बी केपेबल दैट टाइम ऑल्सो टू हैंडल दैट इन्फेक्शन. पर हम पहले ही डाले जा रहे हैं बॉडी में बहुत छोटे एज में, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. मुझे मेरे बच्चे अभी 11 and 9 years हैं और इतने टाइम में आई डोंट रिमेंबर मैंने मेरे बच्चों को कभी एंटीबायोटिक दिया है. नेवर. कभी भी नहीं. या कोई एंटी एलर्जिक दिया, नेवर. यहाँ तो खांसी हो जाए तो सबसे पहले नेवर. डॉक्टर जाते हैं तो मेरा बच्चा कुछ भी बोले, मैं कहती हूँ बेटा होने दे, कोई बात नहीं, तो फिर हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, बिकॉज आपकी बॉडी सबसे बड़ी डॉक्टर है आपके लिए. तो इस पे आप, मेरे जितने व्यूअर्स आपको अभी सुन रहे हैं, आप उनको बताइए कि फिर क्या होम्योपैथ की दवा दे जब खांसी और सर्दी हो तो. क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ डोलो, अगर बुखार हो तो डोलो, क्रोसिन सब दिए हम देते हैं. फिर तो आपको बताना पड़ेगा फिर क्या दें. खांसी जुकाम वालों को आप लीवोसिट्राजिन और वैसे वो देते हैं, है ना. तो ऐसे केसेस में करना क्या है, अगर आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन हुआ है ना, राइट अवे कंसल्ट अ होम्योपैथ. और उनको जाके बिल्कुल जो क्रूड सिम्टम्स आए हैं ना, कि बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हुआ, क्या खाया था, कैसे खांसी शुरू हुई है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी के सिम्टम्स क्या हैं, अगर खांसी की बात करते हैं तो, या फीवर है तो फीवर के सिम्टम्स कैसे हैं, एकदम से बढ़ा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, या बच्चे का सिर्फ सिर गर्म हो गया है. बहुत सारी वेरिएशंस हैं. हर वेरिएशन के लिए अलग दवाई है.
मैं बता भी दूंगी, बाय चांस आपके बच्चे के सिम्टम्स अलग होंगे ना, तो फिर आप बोलोगे होम्योपैथी ने काम नहीं किया। होम्योपैथी फेल नहीं होती है। हमने कोविड के भी केसेस निकाले और मैंने कुछ 2,500 के अराउंड कोविड के पेशेंट्स देखे हैं। 2,500? यस, मतलब ऑन कॉल्स भी, नॉट लोकल, और सब सर्वाइव किए हैं, किसी कोई नहीं गया। अच्छा, सब सर्वाइव किए हैं, चाहे वो कितनी क्रिटिकल कंडीशन मतलब में आप ये कह पहुंच रहे हैं गया कि था। सबके सिम्टम्स आप देखें। सिम्टम्स अलग हैं, तो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, राइट अवे कर लो। 2 घंटे के मैं कोविड का पेशेंट 3 घंटे में रिस्पॉन्स दिया है। पेशेंट को दिखना कम हो गया था। वेरी गुड। अच्छा, जैसे हम मेडिकेशन करते हैं कोई भी, तो उसके साथ होता है कि आपको ये अवॉइड करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो होम्योपैथ की दवा अगर कोई ले रहा है तो उसको फूड में क्या चेंजेस करने चाहिए अपने? मेरे हिसाब से अगर आप हेल्दी इंटेक करते हैं डाइट का, मतलब अननेसेसरली देखो आप पैकेज फूड नहीं खा रहे, आप ओवर इंटेक नहीं कर रहे कार्ब्स का, है ना, या जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो, तो एज सच होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एक सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी है जो हम बोलते हैं कि बिकॉज दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैफिनेटेड ड्रिंक, तो अगर आप ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करोगे होम्योपैथिक मेडिसिन की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। ओके, उसका इम्पैक्ट आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप साइडवेज लेते। क्यों? ब्लैक कॉफ़ी में क्या होता है? ब्लैक कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग कैफीन है, निकोटीन है उसमें, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। तो मतलब जो भी होम्योपैथ मेडिसिन ले रहा है वो ब्लैक कॉफ़ी ना पिए? ना पिए, ब्लैक कॉफ़ी ना पिए। अच्छा, इसमें अदरवाइज बताइए। खाने की चीज़ें जो आपने पूछी, तो हर बॉडी डिफरेंट है। मेरा सभी पेशेंट्स को एक ही जवाब होता है, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी अगर कुछ डिमांड कर रही है, इफ़ यू आर फीलिंग एनी क्रेविंग ड्यूरिंग एनी सिकनेस, ठीक है, सपोज जुकाम हुआ है, सर्दी के मौसम में जुकाम हुआ है, बट आपका मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आइसक्रीम खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगे, बजाय वो जो कैफीन कॉफी, ब्लैक कॉफी पीने से, बजाय आई विल से वो दूसरी दवाइयाँ खाने के, जो डी कोल्ड और ये सब विक्स वगैरह लगाना, और क्या क्या करते हैं हम लोग ना। तो सर्दी में आइसक्रीम खा ले, मन कर रहा है तो इट इज लिसनिंग टू योर मन बॉडी। कर रहा है तो, हाँ। मैं ये नहीं बोल रही कि सबके नहीं, लिए कि समझ जुकाम गया। हुआ तो आइसक्रीम खाओ, दैट इज अ मेडिसिन। नहीं, मैं तो अपना लिसन तो- टू योर बॉडी। हाँ। ये सबके लिए ही इम्प्लीमेंट करता है। अक्सर होता है आजकल ठंड में लोग सोचते हैं कि ठंड आती है तो आइसक्रीम ज़्यादा खाने का मन करता है कभी कभी। व्हेन यू आर हैविंग अ क्रेविंग ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में देयर इज सम डेफिशिएंसी एंड योर बॉडी इज आस्किंग फॉर इट। वो आपको चाहिए। जैसे अब मैं इनफर्टिलिटी के केसेस मोस्टली देखती हूँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज़ को कच्चे चावल या वो चौक बत्ती वगैरह ऐसी चीज़ें खाने का मन कैल्शियम क्यों करता है? कैल्शियम, आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है बिकॉज आपकी बॉडी में प्रोटीन कम है। अच्छा, एवरीबडी, मतलब हर चीज़ ना, जो भी क्रेविंग है ना, वो कुछ सिग्नल कर रही है। तो वो क्रेविंग क्या, किसी को चौक खाने का मन कर रहा है उस समय तो चौक खा ले? उस टाइम खा लो, पर डॉक्टर के पास जाके बताओ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। and मतलब उसी टाइम के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। इवन जैसे मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप जितना डिले करोगे उस क्रेविंग को, आपकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी। यू एंड अप ओवर ईटिंग, ओके, ज़्यादा खा जाओगे बाद में ना। तो इट इज़ बेटर, जब फर्स्ट टाइम में अगर मीठे की क्रेविंग हुई है तो एक छोटा सा चॉकलेट का पीस या जैसे 1-2 खजूर, नेचुरल शुगर है ना, यू कैन कंज्यूम दैट। अच्छा, अब जो अवॉइड करने वाली आवाज़ में 2 चीज़ें और आती हैं। ये मिथ हो सकता है, बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथ की दवा के साथ में आपको अनियन नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। कुछ भी नहीं है, नहीं है, ये myth है बिकॉज वैसे। इनिशियली डॉक्टर हैनेमन ने जो मेंशन किया था अपने रूल बुक, जो हमारी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, कि आपको जो आपका रूटीन लाइफ चल रही है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, ठीक है, तो पहले अगर लोग नहीं खाते थे ये चीज़ें, मतलब बिकॉज ये जर्मन ओरिजिन का है ना, हाँ, I know, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग दे हैव मेंशन कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। बट अगर हम इंडियन लोग देखें तो हम लोग तो सदियों से खाते आ रहे हैं ना ये हाँ, सब कुछ, बिल्कुल। तो आप कंज्यूम करो बस। जस्ट दैट कि मेडिसिन जब ले रहे हो तो एकदम से साथ में नहीं वो चीज़ Gap होना कंज्यूम चाहिए। करो। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ अगर आप यूज़ करोगे विद मेडिसिन तो वो इम्पैक्ट कर सकती है, बिकॉज मेडिसिन ने भी तो नर्व एंडिंग्स पे इम्पैक्ट करना है। और आप अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल लेते हो, इधर नेजल या वैसे अदरवाइज कुछ खाने की, जैसे माउथ फ्रेशनर्स होते हैं या ऐसा कुछ भी है ना, मेंथॉल वगैरह हो गया, तो वो भी तो नर्व एंडिंग पे, तो वो उसको क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। अच्छा, दूसरा, बहुत से लोग अल्कोहल लेते हैं, ये भी अल्कोहल से बनी हुई है, तो लोग कहते हैं अल्कोहल ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? जबकि मैं जानता हूँ कि दोनों अल्कोहल में फ़र्क है, बिल्कुल, लेकिन एक फर्क कॉमन है। मैन के लिए अल्कोहल अल्कोहल है। तो जो होम्योपैथ की दवा ले रहा है, क्या वो अल्कोहल लेता है तो वो ठीक है?
जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये कहो कि बस दवाई दो और ठीक कर दो, मुझे तो कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ गोली अंदर जानी चाहिए और मैं ठीक होना चाहिए, तो कुछ भी इसका तो कोई आंसर ही उसका नहीं कोई है। आंसर और वहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा एंड आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो केस टू केस जैसे गाइडलाइंस दी जा रही हैं, अभी बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके साथ स्पेसिफिक कोई चीज़ हम मना कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उस मेडिसिन का ओरिजिन क्या है, वो किस चीज़ से बनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेडिसिन नाट्रम्यूर, नमक से बनी है, कॉमन सॉल्ट से। अच्छा, तो नाट्रम्यूर जिस पेशेंट को देते हैं उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा कोशिश करना कि नमक कम खाओ आप ये क्यों देते अपनी हैं? डाइट में, क्योंकि अगर आप बराबर ओवर इनटेक करोगे नमक का ना, तो मेडिसिन काम कैसे करेगी? नहीं ये दवा वो किस काउंटरएक्ट हो दवा जाएगा। क्यों देते हैं जो ये दवा दवा बता- किस डिजीज के लिए? नाट्रम्यूर बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फर्टिलिटी में भी काम आप करती मुझे है, ये सिर बता दर्द में सकती भी हैं काम कि आप करती किस है। बीमारी के लिए आप खुद से इलाज करती हैं और किस बीमारी के लिए आप कहती हैं कि नहीं ये इलाज मैं नहीं करूँगी, ये आप एलोपैथी के पास जाइए? इसको हम स्पेसिफाई बीमारी के हिसाब से नहीं कर सकते, बट हर बीमारी का एक स्केल है कि वो किस लेवल पे है। सपोज अब कैंसर का पेशेंट फॉर एग्जांपल, अगर वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है और मैं वहाँ पेशेंट को बोल दूं कि होम्योपैथी में तो बड़ा अच्छा इलाज है कैंसर का, ठीक है, दैट इज़ अ ब्लंडर। फर्स्ट स्टेज पे है तो इनिशियल स्टेज पे है तो हम काम करेंगे, पेशेंट की कंडीशन देख के, पेशेंट का केस अंडरस्टैंड करके, और हमने केसेस रिवर्स करे भी हैं इनिशियल स्टेजेस के। और क्या है? इसके अलावा जैसे अब फर्टिलिटी का केस है, अब जैसे हमने वो केस डिस्कस किया था, जिसकी ट्यूब्स ही नहीं है, उसको मैं बोलूँ मैं कर दूंगी, पॉसिबल नहीं है। थायराइड का पेशेंट है सपोज, एक ऐसे पेशेंट आई थी, उसका थायराइड ग्लैंड ही रिमूव किया हुआ था, आके कहती मेरी दवाई छुड़वा दो, कि आप तो कहते हो भाई मैं थायराइड की गोली छुड़वा देती हूँ। मैं कहा तुम्हारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है हमारी बॉडी में वो ऑलरेडी निकाला हुआ है, मैं कैसे प्रोड्यूस कर दूंगी किसी चीज़ से? मुझे तो नेचुरल पे लेके आना, और आपका ऑर्गन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे हर केस में, अब एक्सीडेंटल केसेस हैं उसमें भी तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक एलोपैथिक इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स ना। दो होम्योपैथी इज़ एफिशिएंट इन हैंडलिंग इमरजेंसी केसेस, चाहे वो मतलब अगर एकदम से हार्ट अटैक का सिचुएशन आ गया है तो। आप दवाइयाँ पूछ रहे थे तो मैं एक दवाई बता देती हूँ यहाँ पे। ओपियम 30 इज़ अ मेडिसिन। अगर जैसे मोस्टली बोलते हैं ना कि सॉर्बिट्रेट हैंडी रखो अगर हार्ट अटैक का रिस्क है तो, ओपियम 30 इज़ अ मेडिसिन, कीप इट हैंडी। अच्छा, कभी भी ऐसा रिस्क है लिक्विड तो फॉर्म में आती है, लिक्विड में ही आती हैं मेडिसिन मोस्टली सारी। तो आप उसको चाहे गोलियों में बना के रखो या आप उसको लिक्विड में रखो, ठीक है। आपके पास वो मेडिसिन है। अगर आपको सच्ची में ऐसे लग रहा है कि जैसे हार्ट अटैक जैसा कि यहाँ से स्ट्रेचिंग हो गई है, खांसी लेने पे और खिंचाव बढ़ रहा है, पेन हो रहा है फ्रंट ऑफ चेस्ट, बैक ऑफ चेस्ट, है ना, तो यू कैन हैव अ डोज एंड यू कैन रिपीट इट लाइक 15 मिनट्स। ओके, 1-2 डोज ले लो, आप आराम से हॉस्पिटल पहुँचने जोगे हो जाओगे, सेफ हो जाओ। उसकी डोज क्या होती है, क्वांटिटी आई मीन? सिंगल डोज में अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म है तो इट इज़ बेटर कि एक स्पून वाटर लेके उसमें सिंगल ड्रॉप डाल लीजिए और उसको कंज्यूम कर लीजिए अंडर द टंग। कुछ समय के लिए रेस्ट मिल जाएगा उसको। आराम आ जाएगा, इंस्टेंट वो खराब जो कंडीशन हो रही थी वो रुक जाएगी, ब्लड थिन हो जाएगा। हाँ, वो नॉट एग्जैक्टली ब्लड थिन बट इट एक्ट्स एज अ वैसोडाइलेटर। ओके, यस, तो हाँ, वैसोडाइलेटर इसकी जिसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स थोड़ी डायलेट हो जाएंगी, तो वो प्रेशर कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो इट हेल्प्स। अभी आपने जितनी हमने बात की इसके मुताबिक ये हुआ कि होम्योपैथी में बहुत सारे गुण हैं और हमको ये बैक टू नेचर ले जाती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने साल हो गए, इतनी क्वालिटी भी है, उसके बाद भी होम्योपैथी फर्स्ट ऑप्शन नहीं बन पा रही है। हमेशा इस टेस्टिंग पैरामीटर्स पर ही रहती है। जैसे आपने कहा ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें दवा नहीं है, इससे असर नहीं होता। नहीं, बहुत लोग ये भी सिर्फ मीठी गोली मानते हैं। आईवीएफ कराने के बाद हाँ, जब सब जगह से हो गया खत्म तब इनके पास जाते हैं, तब मतलब एकदम लास्ट ऑप्शन है वो। हाँ, एग्जैक्टली, क्यों लास्ट है, क्यों नहीं फर्स्ट है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। पहली बात, हमारे लिए हमारी हेल्थ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए होम्योपैथी आगे नहीं आ रही। ओके, आप मैं क्लियरली बोलूँगी, मेकअप प्रोडक्ट्स पे सैलून्स में हज़ारों रुपए खर्च कर सकती हैं लेडीज़ कॉस्मेटिक एस्पेक्ट के लिए, ठीक है। आप कहीं खाने पीने जाते हैं, हज़ारों खर्च कर सकते हैं, पर जब बात आती है ना कि कोई हेल्थ इशू है, हम फटाफट यूट्यूब खोलते हैं या गूगल खोलते हैं कि मुझे यहाँ से दवाई मिल जाए, मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊँ,
हमारी हेल्थ को हमने इतना हल्का और इतना सस्ता बना दिया. दिस इज द थिंग जिसकी वजह से होम्योपैथी आगे नहीं आ रही. लेकिन क्या इसमें जो होम्योपैथ क्योंकि होम्योपैथी तो आप लेकिन एक सवाल रह जाएगा मेरा यहाँ पे. यूट्यूब और गूगल को आपने बता दिया. यूट्यूब और गूगल तो अभी आया ना, इससे पहले थोड़ी ना यूट्यूब और गूगल. तो होम्योपैथी तो हैनीमैन से चली आ रही है. पर तब भी क्या हो रहा था कि एक बार डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई लिखवा ली, आप अपने आप उसके बाद मेडिकल स्टोर से ऐसे लोग हैं जो एक बार थायराइड की या डायबिटीज़ की मेडिसिन डॉक्टर को फीस दे के लिखवा के ले आते हैं. उनको 10-10 साल हो जाते हैं बिना कंसल्ट करे. दे आर कंज्यूमिंग द सेम मेडिसिन उसी पर्ची पे, एक ही पर्ची पे. तो दिस इज़ हाउ वी आर प्लेइंग विद आवर हेल्थ. ख़राब कर रहे हैं हम खुद, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो उस चीज़ के लिए, आपको नहीं पता. तो क्यों ऐसा हो रहा है कि सालों से लोग एग्जाम्पल है बिल्कुल कि देखो, घर में आप सर्वेंट्स रखते हो, माली अलग रखते हो, कुक अलग रखते हो, हर काम का अलग पर्सन रखते हो. दवाई लेते हुए आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? इट इज़ नॉट योर ओन थिंग. एक कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसने इतने साल लगाए. और होम्योपैथी पीछे क्यों रह रही है ना? बिकॉज होम्योपैथी इज इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट. अब एक फीवर ही अगर हम कंसिडर कर लें तो फीवर के इतनी सारी मेडिसिन हैं, इतने सारे वेरिएशन ऑफ सिम्टम्स हैं. अगर हम मतलब सपोज एक दिन में मैंने 10 डेंगू के पेशेंट देखे, एग्जाम्पल, अभी बहुत प्रेवलेंट है डेंगी, है ना? तो अगर मैंने 10 पेशेंट डेंगी के देखे तो हो सकता है सबकी दवाई अलग हो जाए बेस्ड ऑन द सिम्टम्स. ठीक है. अपने आप लोग ले नहीं सकते मेडिसिन, और लोग चाहते यही है कि हम अपने आप दवाई खा लें, हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े. दिस इज़ द रीज़न होम्योपैथी पीछे रह रही है. तो ये हमेशा पीछे ही रहेगा? नहीं रहेगा. कैसे आगे आएगा फिर? हम लोग काम कर रहे हैं, हम ले क्या आएंगे. काम कर रही हैं? अभी आई एम एसोसिएटेड विद अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन, एंड जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर DC प्रजापति जी, ही इज़ वर्किंग फॉर दिस कि हर घर में होम्योपैथी पहुँचे. हम लोग रेगुलर कैंप्स लगा रहे हैं, CMEs लगा रहे हैं, लोगों को एडुकेट कर रहे हैं कि होम्योपैथी कहाँ काम करती है और कैसे आपकी हेल्थ को बेटर करती है एज़ कम्पेयर टू क्रोसिन एंड लिवोसिट्रिजिन और वो थायराइड की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली. इसके कंपैरेटिवली अगर आप होम्योपैथी चूज़ करोगे तो कितना जल्दी और कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है. तो धीरे धीरे वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. गवर्नमेंट की तरफ से भी अब सपोर्ट बढ़ रहा है. वी हैव रिसर्च बॉडी, तो रिसर्चेज भी हो रही हैं. इवेंचुअली होगा, बट नहीं, ये मेरा यही कहना था कि इसमें अगर पीछे रह गई तो मुझे लगता है जो लोग होम्योपैथी पे काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पीछे है. बिल्कुल. इसलिए मैंने पूछा कि इसको आगे कैसे होगा. फिर होगा ही नहीं तब तो. अगर इसके लिए देखो, मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं एज होम्योपैथ्स. सबसे पहले तो जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, हमारी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको अलाइड सब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. अच्छा. ताकि आप अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के सामने बैठ के डिस्कस कर रहे हो ना कोई केस, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आंसर यू आर सपोज टू गिव हियर. Exactly. अगर हमें पता ही नहीं है, हमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं था, हमने समझा ही नहीं था, हमें डायग्नोसिस ही नहीं पता, हमें ये ही नहीं पता कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, अगर हमें नहीं पता तो वी आर फेलिंग एट इट. नाम होम्योपैथी का खराब होता है. हो रहा है ना, मैं देखा है. क्योंकि जैसे एक सेकंड ग्रेड सिटीजन होता है ना, वैसे ही होम्योपैथ के डॉक्टर्स हैं. मतलब इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है. आई अंडरस्टैंड. एलोपैथ के सामने यही स्थिति है. जब सब कुछ करके आगे घूम मैंने खुद फेस किया. आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 year. तो वहाँ पे जो MS थे उनके पास अच्छी खासी OPD होती थी 200-250 के पेशेंट्स की, है ना. और मैं और साथ में मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, हमने ज्वाइन किया था और इनिशियली 1.5 महीना हमारे पास दवाइयाँ भी नहीं थी, सप्लाई ही नहीं आई थी. वही मैंने कहा सेकंड ग्रेड सिटीजन. एंड आफ्टर दैट हमने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से बात करके हमने मेडिसिन डोनेट कराई. वी स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज हम दोनों बहुत थे एंथुजियास्ट कि हमें काम करना है. शी वॉज MD इन आयुर्वेदा एंड आई वॉज MD इन होम्योपैथी, है ना. हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल के धीरे धीरे करते करते 100-125 की OPD पे हम ले गए दोनों. अच्छा. अपनी इंडिविजुअल. उधर से OPD कम हो गई, पेशेंट इधर बढ़ गए. अब बाय चांस एक दिन क्या होता है, एक पेशेंट आया, those were the initial years of my working, 2008-9 की बात कर रही हूँ मैं. तो पेशेंट आया एक, उसको उसकी ECG में प्रॉब्लम थी. मुझे क्लियरली दिख रहा था कि इसकी QR वेव में उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है और P वेव में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो मुझे जब वो लगा तो स्टिल आई वांटेड टू गेट इट क्रॉस चेक्ड, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं. मैं पेशेंट को मैंने बोला तुम ये लेके जाओ और एक बार सेकंड ओपिनियन लेके आओ.
ही क्लियर, मैं मतलब खुद बता रही हूँ, देखो ये चीज़ आपने तो जो मेंशन किया, कहते हैं इनको रिपोर्ट्स देखनी आती नहीं होती और टेस्ट करा लेते हैं पेशेंट के. दीज वर हिज कमेंट्स फॉर मी एज अ होम्योपैथ. पेशेंट जवाब दे के आ गया, कहता तुसी रहन दो, मैं उधर ही दिखा लांगा, कोई गल नहीं. दैट वाज द ट्रस्ट ऑफ दैट पेशेंट ऑन मी. वो उसने वहाँ से रिपोर्ट उठाई कि आप रहने दो, कोई बात नहीं. वो मेरे पास आ गया, मैंने कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, मैं उधर नहीं जाना. लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो है ना, वो होम्योपैथ के डॉक्टर्स को खुद नहीं मानते हैं. नहीं मानते. प्रॉब्लम यही हो रही है कि एलोपैथ के डॉक्टर हैं, वो अपने आप को सुपीरियर मानेंगे. एंड आपको विश्वास नहीं करोगे, आपने पूछो, मैंने एक कॉल पे इनसे बात हुई है, अभी आने के बाद भी यही बात हुई है कि आप लोग जितना एथिक्स फॉलो करती है, मतलब होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स जितना एथिक्स फॉलो करते हैं, एलोपैथी वाले बिल्कुल नहीं करते. एलोपैथ वाले तो कमर्शलाइज चीजें फॉलो करते हैं. आप हैरान हो जाओगे, पीडियाट्रिशियंस, डेंटिस्ट मेरे एरिया के अपने बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिलाते हैं. अच्छा. और पेशेंट के सामने नहीं बोलते कि होम्योपैथी काम करती है. दे डोंट, दे विल नेवर. और वो जो डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, लेटर ही हिमसेल्फ कंसल्टेड फॉर हिज सन फॉर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो मेरे से ठीक हुआ था. ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए. सो वी आर वर्किंग एंड यू नो एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. वी आर वर्किंग. बिल्कुल. हमारा काम बोलेगा, हमें बोल के कहने की कि होम्योपैथी अच्छी है इतनी ज़रूरत नहीं है. हम इस बातचीत के अब अंतिम पड़ाव पे करीब आते हैं. हमारा व्यूअर्स जो आपको सुन रहा है, वो चाह रहा होगा कि उसके मेडिकल किट में 5 ऐसी दवाइयाँ जो ना रहे, या वो होता नहीं कुछ भी, जैसे आप कह भी रही थी अभी बीच में कि इंसान को बीमारी होती है तुरंत दवा खा लेता है. कौन सी 5 दवाइयाँ जो हैं जिसको आप कहेंगे अवॉइड करो, तुरंत मत लो? नंबर 1 पेन किलर्स. ठीक है. जो हम हमेशा खाते हैं. ठीक है. नंबर 2 किसी भी जो नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी है उसको रोकने के लिए. इस कैटेगरी में आ जाएगा आपका फीवर के लिए मेडिसिन, खांसी जुकाम बुखार हो गया, राइट, एंड लूज मोशन, डायरिया, छींकें लगना, ये सब आ गया इस कैटेगरी में. ठीक है. उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ गई हमारी एंटीबायोटिक्स की. ठीक है. एंड चौथी कैटेगरी आ गई आपकी जो सेडेटिव्स हैं, जो आप नींद लेने के लिए दवाई खाते हैं. मैं एक टेक्निक बताऊंगी आपके चैनल के थ्रू, बहुत अच्छी टेक्निक है, ट्राइड एंड टेस्टेड एंड नेवर फेल्ड. अच्छा. आपको नींद नहीं आ रही, आप बिल्कुल सीधे लेटो, एंड दिस इज द थ्रोट पिट, ये जो थोड़ा सा डिप होता है यहाँ पे. आप आराम से आंखें बंद करके लेट के यू टोटली फोकस ऑन योर ब्रेथ, अपने सांस पे फोकस करो. कोई जोर से सांस नहीं लेना. एक तो बोलते हैं ना कि लंबा सांस लो, लंबा सांस नहीं, नॉर्मल सांस, धीरे धीरे ब्रीद इन. जब आपको यहाँ जाके हवा की ठंडक महसूस हो इस पार्ट पे, देन स्टार्ट एक्सहेलिंग, सांस छोड़ना शुरू कर दो. आई चैलेंज, आप 10 बार ये चीज़ नहीं कर सकते, उससे पहले आप आराम से सो चुके होंगे. 10 बार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. मतलब 10 सांस इनहेल आउट एक्सहेल में. इस तरीके से अगर आप बिल्कुल सही तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल सांस अंदर जा रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, उतना ब्रीद करना पड़ेगा हमें. उतना ब्रीदिंग हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम हर टाइम एसी में बैठे हैं, हम ताज़ी हवा में निकलते नहीं है. उतना ब्रीद करोगे, यहाँ ठंडक थ्रोट पिट में फील हो, हवा की ठंडक, वो फ्रेशनेस, देन धीरे 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 धीरे, और पूरा फोकस आपके सांस पे रहे. और आप ये कह रही हैं कि 10 बार करेंगे उसके बाद नींद आ जाएगी? 10 बार करेंगे ही नहीं सर. बहुत सारे लोग चौथी बार में सो जाते हैं, 7-8 बार तक तो पक्का, मतलब 10 तक तो आप यू कैनॉट काउंट टिल 10. चैलेंज्ड है. ठीक है. नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए. और क्या? हाँ, 5वीं इज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स मत लीजिए. तो अगर हम इन सारी चीज़ों से बचते हैं तो हम अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबली अपनी हेल्थ को सेव कर रहे हैं. अब एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड होता है जिसमें हम एक सवाल आपसे पूछेंगे और उसका छोटा सा जवाब, मतलब 1 लाइनर या 1 वर्ड में आप दे सकती हैं. ओके. तो मैं पहला सवाल मेरा ये है कि जो इनफर्टिलिटी है उसके लिए मेल या फीमेल कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? दोनों बराबर है. अच्छा, ठीक. और इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पुअर लाइफस्टाइल. होम्योपैथी में डायग्नोसिस का क्या रोल होता है? होम्योपैथी में डायग्नोसिस का रोल एक्चुअली टू मेक इट एविडेंस बेस्ड है, ताकि एक तो हम एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ जब कोलैबोरेट करें या उनके साथ कहीं हम अपने केसेस बताएं कि हमने ये किया, तो हमारे पास कुछ एविडेंस तो होना चाहिए
फॉर एग्जांपल थायराइड के केस में आपने टेस्ट कराया तो दिखाओगे ना कि ये रिपोर्ट थी और अभी ये ठीक हो गई। सेकेंड थिंग, जब डायग्नोज होता है तो कुछ डिजीजेस के साथ कुछ बेसिक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको पेशेंट को देनी बनती हैं। जैसे अब हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसके बॉडी में ब्लॉकेज आ रही है या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, साथ में टेस्ट करवाए होंगे तो आप गाइड कर पाओगे कि व्हाट डाइटरी इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। नहीं कराओगे तो कुछ भी नहीं बोलोगे एंड देन यू फेल एज अ होम्योपैथ। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आपने अपने करियर में पूरे होम्योपैथी में सबसे बड़ा मिथ क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है? लोग बोलते हैं कि जब इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ और इंजेक्शंस ने काम नहीं किया तो तुम्हारी ये छोटी छोटी गोलियाँ क्या करेंगी। पर करती हैं, करती हैं, जादू करती हैं, बहुत मिरेकल्स करती हैं सच में। मतलब समटाइम्स हम खुद हैरान हो जाते हैं, इतने सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि। डॉक्टर साहब, क्या इनफर्टिलिटी एरिया वाइज ज़्यादा या कम होती है? किसी एरिया में ज़्यादा, किसी स्टेट में या किसी में कम, ऐसा भी कोई रीजन पर असर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, बिकॉज आई हैव पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया एंड बहुत सारे एनआरआईज भी हैं, तो मतलब वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एरिया वाइज। न्यूली कपल के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? न्यूली कपल के लिए एक ही मैसेज है, सिंपल सा सीधा सा, कि जब प्लान करना है तब करना, पर संभल के चलो, अबॉर्ट मत करना, कभी भी मत करना। अगर एक्सीडेंटल हो जाए तो उसको एक्सीडेंटल हो जाए तो उसको रिटेन करो, चाहे आप खुद तंग हो लो, अपने करियर को साइड पे रख लो, बिकॉज आपने अभी ये स्पॉइल कर दिया, लेटर यू डोंट नो आपकी हेल्थ कहाँ चली जाएगी और आपको इवेंचुअली पेरेंटहुड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाते जाते लास्ट सवाल है, मैसेज है व्यूअर्स के लिए। सबके घर में एक मेडिकल किट होती है जिसमें जो आप बता रही थी ये सब दवाएं होती हैं, तो उनको हम रिप्लेस कर दें। होम्योपैथ की कोई ऐसी दवा हो जो छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जुकाम, खांसी, बुखार, बीमार, दवा, दर्द, तो उसके लिए हम अपने किट में रख सकें और बीमारियां गायब हो जाएं ऐसी? बिल्कुल, ऐसे मतलब मेरे क्लिनिक से भी हम देते हैं इमरजेंसी किट विद द PDF देते हैं कि उसमें सब सिम्टम्स लिखे रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। बट अगर नाम लेना है कुछ मेडिसिन का तो दोज विल बी लाइक एकोनाइट, बेलाडोना, ब्रायोनिया, आर्निका, पल्सटिला, नक्स वोमिका, सल्फर, रस्टॉक्स, ये सब बेसिक मेडिसिन हैं जो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब एक और जाते जाते आप मैसेज भी दे दीजिए, जो भी आपको मैसेज देना है। इसके अलावा आपसे कोई अगर संपर्क करना चाह रहे हैं तो कैसे संपर्क करें? मेरे से अगर आप संपर्क करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7508090088। वो क्लिनिक का हेल्पलाइन नंबर है एंड आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से बात कर सकते हो। वंस यू गेट योर अपॉइंटमेंट बुक्ड तो उसके बाद हम सारा केस डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो मेरा क्लिनिक कोटकपूरा में है, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, पंजाब, डॉक्टर सुखजीत होम्योपैथिक क्लिनिक, तो वो कांटेक्ट करके आ सकते हैं पेशेंट्स। कोई मैसेज? एंड मैसेज है सभी यंगस्टर्स के लिए कि अपना करियर वो चूज़ करो जिसके लिए आप बने हो, अपनी चॉइस के साथ, और वंस यू हैव चोजन योर करियर फुल फोकस के साथ काम करो। फॉर द होम्योपैथ्स कि फ्रॉम डे वन आपको लर्निंग शुरू करनी है। डोंट थिंक कि एक बार डॉक्टर बनेंगे तो बाद में देखेंगे, बाहर निकल के आप प्रैक्टिकली लूज़ कर जाते हो। एंड जो नए डॉक्टर्स अभी बने हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, उनके लिए कि अगर हम एक लाइन पकड़ के चलेंगे, जैसे मैंने इनफर्टिलिटी अपनी एक लाइन चूज़ कर ली है, आप पॉलिश होते जाते हो इवेंचुअली। आप अपने काम में और निखरोगे और अच्छा रिजल्ट दोगे, एंड दैट इज़ द राइट वे जिससे हम होम्योपैथी को आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ अ होम्योपैथ कैन फेल पर होम्योपैथी कैन नेवर। होम्योपैथी कैन नेवर। मतलब होम्योपैथी स्लो नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। स्लो नहीं है, और जो मिथ है कि वर्क नहीं करती है, इम्पैक्ट नहीं करती, वो ऐसा नहीं है। आप सोचिए 15 साल 16 साल, हाँ, कोई 45 साल की लेडी, तो बहुत बड़ी बात है कि अगर वो कंसीव कर जा रही है तो इसका मतलब होम्योपैथी वर्क करती है। और जो डॉक्टर सुखजीत ने बताया वो दवाएं अपने घर में रखें इमरजेंसी किट में। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए किसी बीमारी के लिए, भगवान न करे किसी को बीमारी हो कोई, फिर भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ कांटेक्ट करके टीम से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एलोपैथी दवाएं जितनी कम खाएं उतना बेहतर है। और उस सबसे बड़ी बात जो निकली, पूरा कंक्लूजन अभिषेक इसमें, कि जो लाइफ को आप पर्सनल स्पेस, फ्रीडम इस पे बर्बाद कर रहे हैं, वो मत करिए। आपकी ज़िंदगी है, पहला सुख निरोगी काया, हम बार बार कहते हैं। अपनी लाइफ को आप हेल बना रहे हैं, और अगर आपको उसी में मज़ा आ रहा है तो फिर वी कांट हेल्प इट, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, वी और कोई नहीं, कोई until unless आप खुद रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते,
दुनिया में कोई डॉक्टर आपको ऑफ मेडिकेशन नहीं कर सकता। नहीं आप कर सकता। बुला रहे हो कि मुझे दवाइयाँ लग जाएं। दवाई लग जाए। दैट इज द ब्लंडर वी आर डूइंग। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे धन्यवाद बात मुझे मौका देने के लिए आपके पॉडकास्ट वाला चैनल पे। एंड आई होप आई वाज एबल टू आंसर ऑल द क्वेरीज। बहुत अच्छा इंटरव्यू Thank रहा you. पॉडकास्ट, और लोगों को मुझे लगता है इससे बेनिफिट होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।